आओ देखो, आज अपन वैसे इंटरनेशनल देखेंगे जून का, है ना, लेकिन ये अपने जुलाई का इकोनॉमिक है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को कन्वर्ट करना है यूनिवर्सल बैंक में, इसके लिए गाइडलाइंस आरबीआई ने दी है ना। तो इन दोनों के अलावा एक तरह के बैंक और होते हैं जिनको अपन बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उसमें देखो ये वर्ड पकड़ो आप, ये नॉन बैंकिंग है ना, तो कहने का मतलब नॉन बैंकिंग है और फाइनेंशियल भी है ये। तुम एक तो होता है जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो स्टेट देखो यार है ना, ये स्टेट मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, है ना, लेकिन ये क्या है, ये नॉन बैंकिंग है। बैंकिंग का काम तो करेंगे लेकिन नॉन बैंकिंग है, तो सर ये कैसे हुआ कि बताओ बैंकिंग भी और नॉन बैंकिंग भी है। तो मैंने आपको देखो यहाँ समझाया था स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, देखो ये जमा भी स्वीकार कर रहे हैं और लोन भी देते हैं। जैसे मेरा खाता है एसबीआई में फॉर एग्जांपल, तो एसबीआई में मेरी जो सैलरी है, जो बचत है, वो उसी में आती है सारी। जैसे मान लो मेरे 1000 रुपये सैलरी आई, ठीक है, 900 रुपये मैंने निकाल लिए, तो 100 रुपये तो अभी एसबीआई के पास ही है ना, वो मेरी बचत ही तो एक तरह से, ठीक है। और फिर कभी जैसे मान लो मेरे को घर बनाना है तो मैंने लोन ले लिया एसबीआई से, बाइक खरीदनी है तो मैंने लोन ले लिया एसबीआई से, समझ लो। तो ये एसबीआई सारा काम कर रहा है इधर, जैसे अपन देख रहे हैं ये चीज़ें दोनों भी कर रहे हैं। अब लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग जो होती है ना, ये केवल लोन देती हैं, ठीक है ना, केवल लोन देती हैं, ये जमा स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए ये नॉन बैंकिंग है ना। भाई बैंकिंग भी है नॉन बैंकिंग भी, दोनों कैसे, तो ये 50-50 है, लोन ले लो आप जी, लेकिन हम जमा स्वीकार नहीं करेंगे आपसे, समझ रहे। तो दोस्तों एनबीएफसी का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है अपने भारत के अंदर, वो इंडिया बुल्स है। इंडिया बुल्स ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एक ही का एग्जांपल याद रखो, अपने आप आपको काम समझ में जाए। ये इंडिया बुल्स है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देखा, इसके अंदर एयू बैंक का याद रख लो, और उधर फिर अपने यूनिवर्सल बैंक तो 12 नेशनलाइज बैंक है। और ये एयू बैंक का नाम एयू बैंक क्यों पड़ा है, ये भी मैंने कई बार आपसे पूछा है कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई फुल फॉर्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एयू जो है, ये अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें गोल्ड जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल नेम है, ये केमिकल नेम समझ लो ऐसे एयू, ठीक है ना। 79 एटॉमिक नंबर इसका अपन पीरियोडिक टेबल में देखते ही हैं, ऐसे पी ब्लॉक में है ही डी, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो एयू बैंक ऐसे है ना। तो इनका बस नाम ध्यान रखो आप तो। और एक एग्जांपल, ये किस तरह का बैंक है, इंडिया बुल्स में आप जाओगे तो सिर्फ लोन ले लो आप, किसी भी तरह का, मॉर्टगेज लोन ले लो, ऐसे सिक्योर्ड लोन ले लो, हाउसिंग लोन ले लो, कैसा भी ले लो, लेकिन वो मॉर्टगेज लोन ज़्यादा देते हैं। तो ये हो गया ना अपने आप हो गया नॉन बैंकिंग ये चीज़, ठीक है। तो हालांकि ये इसमें लिंक नहीं थी, लेकिन अलग से जैसे क्वेश्चन आए हुए तो इसलिए मैंने चर्चा करी है इसके ऊपर। बिल्कुल अलग है इनसे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, यूनिवर्सल बैंक से फिर तीसरी कैटेगरी और है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे, ठीक है। अपन इंटरनेशनल देखते हैं जून का। कल देखो अपन ने नेशनल के अंदर यूपीएससी संबंधी देखा था, है पार्ट 14 संक्रांत मैंने बताई थी। तो इसमें क्या करो, फिर ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस बताई थी। अब इसमें क्या करो, आप अपने लक्ष्मीकांता खोलो और उसके अंदर सिविल सर्विसेज इन इंडिया करके चैप्टर है ना, तो उसको जैसे पढ़ लो तो ये याद आ जाएगा आपको। एक तो सिविल सर्विस इन इंडिया पढ़ लो पूरा, ठीक है ना। और ऊपर जैसे अपन ने एक सीएम जैसे आ रहे थे, देखिए अपन ने 4 राज्य जिनके लोकसभा के साथ चुनाव हुए, ठीक है। तो जो राज्यों वाला चैप्टर है भाग 6 जो अपन देखते हैं, उसके अंदर पहला और दूसरा चैप्टर उसमें रीड करो। मतलब पहला एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स कैसे क्या, और दूसरा मुख्यमंत्री वाला। हाई कोर्ट बचेगा, उसको रहने दो अपने, तो साथ साथ उसको भी चलाओ तो इधर पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि अपन आपने देखा हर दूसरे दर्पण के अंदर या तो किसी न किसी विधानसभा का उल्लेख रहता है, नहीं किसी न किसी हाईकोर्ट का उल्लेख रहता है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है वो आता है। तो उस बहाने वो चैप्टर रिवाइज होता रहेगा बार बार, है ना। तो उसको आप जैसे एक बार देखना, सेवाओं वाला देखो, भाग 5 के अंदर, भाग 6 के अंदर अपने गवर्नर और मुख्यमंत्री, तो उसमें सब देखो मिलेगा आपको। यूपीएससी मिलेगा, फिर सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस ये मिलेगा, ये ली आयोग मिलेगा 1926 का, ऐसे। फिर इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कैसे हुआ वो, और 2-2 पन्ने के चैप्टर हैं वो छोटे छोटे। तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं होता बोधरेशन की सर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अब अपन देखते हैं अब इंटरनेशनल जून 2024 का, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, देखो सबसे पहले यूएस वीटो वाला। तो देखो ये है ना, ये जुलाई वाली दर्पण में भी न्यूज़ थी, अगस्त में भी थी। अब अपन इसको देखेंगे तो बहुत कंसाइज रूप में देखेंगे, ठीक है। ये उसकी शुरुआत थी, अपन चूंकि उल्टे चल रहे हैं तो ये उसकी शुरुआत थी, और क्लाइमेक्स अपन पहले ही देख चुके हैं कि यूएस ने वीटो कर दिया, ठीक। अब देख लो, अब देखो यूएस का वीटो किसके विरुद्ध में, नॉट इक्वल टू फिलिस्तीन यूएन सदस्य है। भाई बात यह आई कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दें और उसको यूएनओ का सदस्य बनाए, बताया था अपन ने जुलाई वाले दर्पण में भी। लेकिन नहीं, यूएस नहीं चाहता कि ये बने, ठीक है ना, क्योंकि वो आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। ये यूएस के मना करने का कारण ये था।
तो देख लो, अब अपन देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रो फिलिस्तीन 12 मत। अब आप देखो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल सदस्य होते कितने हैं, 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी, टोटल 15 है। 15 में से 12 चाहते हैं कि ये पूर्ण सदस्य बने, लेकिन ये जो 5 हैं इनमें से 5 में से अगर कोई भी एक मना कर देगा तो ये नहीं बनेंगे, तो यूएस ने कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यूं कह लो कि फिलिस्तीन के विरोध में किया या इसराइल के समर्थन में किया, बात एक ही है। अभी तक यूएस ने जितने ही वीटो यूज करे हैं 99% इसने यूज किए हैं इसराइल के फेवर में, और वो हित ही नहीं है ऐसे अमेरिका का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। फिर क्या है, नो मत या उपस्थित जो रहे वो यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, तो जैसे अपन यूके जैसे देखते हैं तो यूके तो भाई स्थायी सदस्यों में ही है, ब्रिटेन, और स्विट्जरलैंड जो है तो हो सकता है अभी वो अस्थायी जो 2 साल के लिए होते हैं, जैसे भारत बना हुआ 8 बार 21-22 के अंदर लास्ट बना था, ऐसे इस समय स्विट्जरलैंड हो। 4 कैटेगरीज में ये होते हैं 10 सदस्य, न्यू एशिया अफ्रीका एक कैटेगरी है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, ये फिर यूएस ने जो वीटो यूज किया उसका कारण क्या था, आतंकवाद को पुरस्कृत नहीं करना चाहता यूएस से। हाँ, ये भूल गए कि आतंकवाद तो डिफाइन ही हमारा किया हुआ, जन्म जमना था ही हमें अफगानिस्तान में लादेन को बंदूक चलाना किसने सिखाया, हमने सिखाया है ना। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई तो ये चीज़ ऐसी है। फिर अपन देखते हैं फिलिस्तीन सेकंड टाइम प्रयास है, पहला 2011 में हुआ था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ऐसा प्रयास अपन पहले भी कर चुके हैं लेकिन नहीं मिलता यूं। ठीक है, फिर आगे क्या देखो, इजराइल तो यूएन सदस्य है 1947 से ही, भारत भी संस्थापक सदस्य है 1945 से ही। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये अपन यूएन स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। ठीक है, ऐसे है। ठीक, और भारत स्थापना सदस्य तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये बना था उसी दिन से है, 1945 में जो सदस्य बने थे वो सारे संस्थापक सदस्य कहलाते हैं यूएनओ के, समझ गए, ये चीज है। फिर आगे चले अपन, फिलिस्तीन है ना, पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है 2012 से। हाँ, तो फिलिस्तीन मतलब भारत संस्थापक सदस्य है ना, तो संस्थापक से ये मतलब नहीं है कि जैसे उस दिन 1945 में जितने बने वो उनमें भारत है। फिर फिलिस्तीन पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ 2000 से, मतलब सुपरवाइजर राष्ट्र है ना, मतलब आप यूएन जनरल असेंबली में आके बैठ सकते हो, बोल भी सकते हो, लेकिन आपको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यूएनओ में जैसे मैंने बताया था आपको कि आज की तारीख में टोटल 193 सदस्य हैं, +2 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर मतलब बैठे बैठे ऑब्जर्व करते रहो, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कहा, कौन मेरे फेवर में कौन मेरे फेवर में नहीं है ना, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं, वोट नहीं दोगे। 2 इसमें ऑब्जर्वर है, एक तो फिलिस्तीन है, एक अपनी वेटिकन सिटी है रोम, मतलब जो पोप की टेरिटरी है, क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो हेड है पोप उनकी। ठीक है, तो ऐसे करके लेटेस्ट सदस्य जो 193वां सदस्य जो सबसे लास्ट सदस्य 2011 के अंदर जुड़ा था साउदर्न सुडान के 2 टुकड़े हो गए थे, नॉर्दर्न सुडान, साउदर्न सुडान, तो साउदर्न सुडान लेटेस्ट है 2011 में जो जुड़ा अभी तक, तब उसके बाद विस्तार नहीं हुआ है जनरल असेंबली का। तो ये यहाँ लिखा हुआ पर्यवेक्षक 2 फिलिस्तीन वेटिकन सिटी, और इसको मतदान देने का नहीं होता। यार मैं ही सोचता हूँ पढ़ाते समय कि ये नहीं लिखी हुई चीज़ें तो मैं पहले बताया था, पता चला लिखी हुई है, तो मैं तो वैसे ही कोशिश पूरी रहती है कि बाई चांस नहीं भी पढ़ा पाए तो कम से कम नोट्स बिल्कुल स्पीकिंग हो फटफट अपन को मिल जाए और आगे बढ़ जाए स्टूडेंट। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखो, ये फिलिस्तीन इजराइल नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ईरान इजराइल लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सर फिर तो अभी तक तो अपने इसको फिलिस्तीन बनाम इजराइल पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ईरान भी जो है ये फिलिस्तीन समर्थक राष्ट्र है ना, ये जो गुटबंदी है ये अपने को समझनी है। तो देखो अब क्या है कि हुआ क्या कि सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहाँ पे ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ 1 अप्रैल को। ठीक है, और ये हुआ एयर स्ट्राइक, तो देखो ये क्या है, ये सीरिया भी फिलिस्तीन की तरफ ही है, अरब वर्ल्ड है, सीरिया भी अरब नेशन है, फिलिस्तीन भी अरब नेशन है, और ईरान भी अरब नेशन है। वो बात दूसरी है कि उधर शिया मुस्लिम है लेकिन सपोर्ट करता है वो ईरान फिलिस्तीन को। तो कहने का मतलब ये तीनों एक तरफ है, फिलिस्तीन प्लस सीरिया प्लस ईरान, मतलब पहले ईरान लिख दो, मतलब फिलिस्तीन प्लस ईरान प्लस सीरिया, ये तीनों एक तरफ है ना। और सीरिया में जैसे भी आप आजकल न्यूज़ में देख ही रहे हो, असद सरकार है ना, असद वहाँ के राष्ट्रपति काफ़ी लंबे समय से, तो वो तख्ता पलट हुआ वहाँ पे, अभी आजकल न्यूज़ में चल ही रहा है सीरिया के अंदर टर्मोइल। अपना अगला नंबर तुर्की का है अपने एर्डोगन है ना, तो देखेंगे क्या है वो आ जाएगा सब दर्पण में, लेकिन ये सीरिया वही है।
तो सीरिया के ऊपर हमला किया ईरान ने, ये सीरिया, मतलब ये सीरिया है ना, सीरिया। तो सीरिया के ऊपर हमला किया, ये ईरान है ना, इसराइल नहीं है। सीरिया के ऊपर ये आ रहा है कि सीरिया, दमिश्क, ईरान वाणिज्य दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक। तो सीरिया देखो ये तीनों एक है, इस्लामिक देश है, तो ये इजराइल ने इसके ऊपर हमला किया। ईरान नहीं, मैं ऊपर ईरान निकल गया गलती से। तो फिलिस्तीन, मतलब चाहे इजराइल फिलिस्तीन पे हमला कर दे बरोबर है, चाहे इजराइल ईरान पे हमला कर दे बरोबर है, चाहे इजराइल सीरिया पे हमला कर दे बरोबर है। ठीक है, इन तीनों में से अगर किसी पे भी इजराइल ने हमला किया तो वो एज गुड एज है कि हम तीनों पे ही किया है। अभी तक जैसे फिलिस्तीन पे हो रहा था तो ईरान आया फिलिस्तीन की मदद करने, अब इजराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया है तो ये फिलिस्तीन और ईरान मिलकर सीरिया की मदद करेंगे, समझ गए। तो ये अपने इजराइल है। वैसे अपने को पता ही है कि इजराइल जो है ये 7 हॉस्टाइल नेशन से घिरा हुआ है। जैसे फिलिस्तीन देखोगे, अपने लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ऐसे नीचे ईरान है, तो ऐसे 7 हॉस्टाइल नेशन से ये घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ कहने का मतलब। ठीक है, मैप में आप देखो इसराइल की लोकेशन, और मैंने आपको एशिया पढ़ाया ज्योग्राफी में, उसमें इसराइल का मैप दिया हुआ है। तो उसमें गाजा पट्टी किधर है, वेस्टर्न हाइट किधर है, गोलन हाइट्स किधर है, डेड सी किधर है, ये सब पता होना चाहिए अपने को। लेबनान किधर है, हिजबुल्ला, जॉर्डन किधर है इसराइल से, सब पता होना चाहिए अपने को, क्वेश्चन आते हैं ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपने। तो सीरिया पे हमला किया इसराइल ने, तो देखो सीरिया दमिश्क में ईरानी वाणिज्य का दूतावास था, उस पर इसराइल का हमला हुआ। ठीक है, तो अब इससे हुआ कि जैसे कच्चा तेल और मुद्रास्फीति, भाई पूरा तेल का जैसे व्यापार बिगड़ा, ये बात है। फिर ये तो बात थी 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को तो क्या किया कि इसराइल ने सीरिया पे हमला किया, और सीरिया में जो वाणिज्यिक दूतावास था ईरान का, उस पर हमला हुआ। तो बिल्कुल वो ऐसे ही था कि यहाँ पे ईरान पे हमला किया इसराइल ने। फिर ईरान, अब बारी आई ईरान की, तो ईरान ने पलटवार किया कि 13 अप्रैल को क्या किया, ईरान ने इसराइल के ऊपर ड्रोन मिसाइलें दागी। समझ रहे हो, ये ड्रोन मिसाइल क्या होती है, जैसे ये तो है मिसाइल, ठीक है। अब इसको, अब ये मेरी इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर जा सकती है, क्योंकि वजन ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसराइल के बॉर्डर तक तो मैं इसको ड्रोन से पकड़ के और लेके गया, और जैसे ही इसराइल का बॉर्डर आ गया, 2 किलोमीटर बची थी, वहाँ इसको ड्रोन ने रिलीज कर दिया, और फिर वो आगे जाके मिसाइल सेल्फ प्रोपोलेट हो गई और आगे देखा। तो ये है ड्रोन मिसाइल, समझ रहे हो बात। ड्रोन अपन ने भी, जैसे आपने जैसे देखा होगा, मैंने जुलाई में अगस्त में देखा, प्राण पढ़ा था, PRAN। तो इसमें जो एन जो था ना, ये क्या है, ये नागास्त्र था, सेल्फ सुसाइडल ड्रोन, समझ रहे हो। और एक अपन ने एडवांस स्मार्ट टॉर्पीडो देखी थी, ठीक है, तो वो असिस्टेड टॉर्पीडो। तो उसमें क्या कहता है, वो टॉर्पीडो तो 20 किलोमीटर जाएगी, लेकिन उसको 630 किलोमीटर जो है वो मिसाइल लेके जाएगी, उसके ऊपर जो लगी हुई है, देखा था मैंने। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ड्रोन मिसाइल, ठीक। फिर क्या हुआ, तो ये चीज़ है पूरी, है ना। फिर इसके तो आगे दूसरा हिस्सा ही है। तो ये अपन को जैसे देखना है कि ईरान और इसराइल के बीच में कैसे हॉस्टिलिटी बनी, ये ऐसे बनी। सीरिया इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, एक तरह से इनडायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व है, इसराइल और फिलिस्तीन में चल रहा। तो कैसे एक जो लोकल वार था वो धीरे धीरे ग्लोबल बनते जा रहा है, वो अपन को समझना है। फिर दूसरी चीज़ देखो, इसमें 3-4 तारीखें हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है, देखो वो है 7 अक्टूबर 2023, 24 नहीं 23। ये वो तारीख है जिस दिन इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब फिलिस्तीन ने इसराइल पर हमला किया था, ठीक है। वो मतलब वहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था इसराइल के अंदर, तो वो रात को हमला हुआ था। वो पैराशूट से, एयर ग्लाइडर से सब जो उड़ के आए थे। ये तारीख है 7 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अपन बात कर रहे हैं ये 1 अप्रैल 2024 है। धीरे धीरे ईरान इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहले सीरिया में ईरान का जो दूतावास था उसके ऊपर हमला किया इसराइल ने, और फिर पलटवार आई कि ईरान ने ही वापस हमला किया है इसराइल के ऊपर। पहले इसराइल ने किया ईरान के ऊपर, मतलब ईरानी वाणिज्य दूतावास था सीरिया में, और अब बारी थी ईरान की हमला करने की है, ठीक है। तो इसमें सारा जो ये अपन देखते हैं, कच्चा तेल उधर से इंपोर्ट होता है इंडिया में, ईरान से होता है। भारत आज भी जैसे सबसे ज़्यादा ईरान से ही करता है, फिर सऊदी अरब से करता है तेल इंपोर्ट, तो अब इनके दाम बढ़ते हैं यूँ। फिर क्या देखो, मुंबई आ रहा इजरायली जहाज, ठीक है, मुंबई आ रहा था रेड सी से, ठीक है, उसको ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया, ठीक। वैसे तो जहाज तो पुर्तगाल का था, लेकिन उसके ऊपर इसराइल का झंडा लगा हुआ था, तो इसलिए ये भाई इसके ऊपर जहाज पुर्तगाल का था, अपन ने आगे देखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसराइल का झंडा था तो पकड़ लिया ईरान ने, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया। इसमें 17 भारतीय थे, उनको रिहा कराया गया 13 अप्रैल को। हारमुज की खाड़ी है ना, ये हारमुज जल संधि का आपने को पता होना चाहिए। एक महिला को पहले ही रिहा कर दिया अपन ने, मतलब बाद में रिहा कर दिया अपन ने 18 अप्रैल को। हारमुज की खाड़ी है ना, ये हारमुज की खाड़ी किधर मिलेगी आपको, एटलस में देखो एक बार,
जैसे अपन ये देखते हैं, ये सऊदी अरब है इधर, ठीक है ना, ये अपने इधर ये ओमान है, ये यमन है, ठीक है, ये अपने गल्फ ऑफ पर्शिया है। फिर इधर से अपन जैसे देखते हैं ये ईरान है, इसे वो ये तो इराक है ऊपर, ये नीचे ईरान है। तो यहाँ है ये हार्मुज की खाड़ी इधर, मतलब ओमान और ईरान के बीच में। ये तो है ओमान और इधर है ईरान। ओमान ईरान के बीच में हार्मुज की खाड़ी, मिल गया गल्फ ऑफ हार्मुज। उसमें देखो एशिया वाले में, वर्ल्ड वाले में नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मुज की खाड़ी, और ये जो है ना, ये कोना जो है इधर यमन और फिर इधर इथोपिया आ जाता है, ये है बाब एल मंडप। बाब एल मंडप जल संधि, दोनों जल संधियां हैं, मतलब नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू ह्यूज लैंड मासेस। पानी का एक सकड़ा भाग जो दो भूभागों को, जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है, उसे जल संधि बोलते हैं। ऐसा जल जो संधि करवा रहा है दो जमीन के टुकड़ों में, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। मिल गया गल्फ ऑफ, मतलब ये हार्मुज की खाड़ी एशिया में। देखो गगन नहीं मिला, हाँ, मतलब इधर है, इधर ये अपने ओमान और ईरान के बीच में है। हाँ फिजिकल मिल जाए, हाँ गल्फ ऑफ ओमान, हाँ। तो उसके आगे देखो ना, ईरान की तरफ देखो ना, हार्मुज। दूसरे मैप में देखो करण, और इधर देखो, हाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वही है, ओमान और ईरान के बीच में, मतलब गल्फ ऑफ पर्शिया का हिस्सा है ये। हार्मुज जल संधि का कुछ भी लेना देना नहीं है रेड सी से, मैं ये बता रहा हूँ। रेड सी है क्या? रेड सी तो पश्चिम में, ईरान मतलब सऊदी अरब से पश्चिम में रेड सी है और पूरब में ही है भाई। ईरान इधर देखो, ये सऊदी अरब है, इधर देखो ये सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब की इधर है, ये है रेड सी, तो सर पनामा कैनाल, इधर अफ्रीका आ जाएगा, इधर गल्फ ऑफ पर्शिया है। तो गल्फ ऑफ पर्शिया का मतलब पर्शिया ईरान है सर, पर्शिया मतलब ईरान, सिया, तो पर्शिया की तरफ ही तो गल्फ ऑफ पर्शिया होएगा ऐसे, ठीक है। और देखो ये इधर देखो, यहाँ ये बाबेल मंडप है इधर, मतलब अफ्रीका और सऊदी अरब, मतलब इधर अपने ये यमन जो है, यमन की राजधानी सना। नहीं स्वेज कैनाल तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, हाँ इधर इथोपिया स्टेट ऑफ बाबेल मंडप, ये आया यूपीएससी के अंदर। तो ये वो जल संधि, क्योंकि सी पायरेट्स का खतरा होता है इस जल संधि से निकलते ही। मिल गया नहीं ये बाबेल मंडप। तो क्या होता है, ये जैसे रेड सी में से समुद्र में, रेड सी से अरेबियन सी के अंदर आ रहा है जहाज, तो ये पानी यहाँ सकड़ा है, मतलब एक नाला सा ही है बिल्कुल, तो वहाँ पे जहाज की स्पीड कम हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। ये स्कोटा द्वीप है, उसके नीचे देखो ये स्कोटा द्वीप दिखेगा आपको, स्कोटा आइलैंड्स है ना, स्कोटा आइलैंड्स। तो क्या होता है, इस बाबेल मंडप से जैसे शिप निकलता है तो स्पीड स्लो हुई, और ये स्कोटा द्वीप के ऊपर ये बैठे रहते हैं सी पायरेट्स इथोपिया से आके। हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है डिजबुटी और इथोपिया, ठीक है। तो ये स्कोटा द्वीप में छुपे रहते हैं, और जैसे ही वो जहाज धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगता है, उससे पहले वो पायरेट्स चढ़ जाते हैं सी पे। तो ये स्कोटा द्वीप के पास का जितना भी क्षेत्र है, ये सी पायरेट्स का गढ़, समझ गए। तो ये सब ध्यान रखना है, ये रेड सी, बाबेल मंडप, स्कोटा आइलैंड्स। देखो स्कोटा जैसे अपन जैसे देखेंगे, स्कोटा की एक बार अब स्थिति देखो, देख ले स्कोटा है ना, और फिर नीचे देखो, नीचे आएगा आपको मिलेगा, इस दक्षिण में जाओगे तो चागोज मिलेगा है, सेशेल्स मिलेगा, मेडागास्कर मिलेगा, मॉरिशस मिलेगा, ये सब मिलेंगे। तो ऐसे अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्कोटा आइलैंड्स तो जैसे जो है ना, वो तो है इक्वेटर से ऊपर, समझ रहे हो, और चागोज, सेशेल्स, मॉरिशस ये सब है इक्वेटर से नीचे। तो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन से ऐसे आइलैंड्स है जो इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो स्कोटा है, और चागोज, सेशेल्स सब इक्वेटर से साउथ में। तो मैंने आपको बताया जब चागोज पढ़ रहे थे अपन करंट में कि मॉरिशस को दिया, यूके का था, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, डियागो गार्सिया, तो मैंने तो उसकी लोकेशन ही बताई थी, 5 डिग्री साउथ लिखा हुआ था उसमें। सेशेल्स था 8 डिग्री साउथ। तो ये साउथ क्या है सर? साउथ ये है कि इक्वेटर से साउथ में, स्कोटा नॉर्थ में। तो ऐसे कंपेटिव ध्यान में रखने, कोई नहीं पूछेगा अब स्कोटा आइलैंड कहाँ है। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है? स्कोटा आइलैंड इक्वेटर के दक्षिण में है, गलत, उत्तर में है। तो ऐसे ध्यान रखो है ना।
ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा, इस बहाने अपन ने हार्मोज जल संधि थी तो इस बहाने मैप भी देख लिया और मलेरिया हुई है। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे अपन जैसे देख रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है भाई, जहाज को आपने रोक लिया तो ये जहाज ऐसे ही थोड़ी था, ये वही वो लॉजिस्टिक चेन डिस्टर्ब हो गई। हो सकता है इसके अंदर अनाज हो सकता है कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स आ रहे हो सकता है इसके अंदर कच्चा तेल हो, तो वो सप्लाई तो बाधित हो गई ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो खाली आ रहा होगा, यूं है। फिर देखो इसमें एक चीज़ और है, ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो आ रहा है ना, ये कल मैंने बताया था आपको, खुमैनी की फोटो दिखाई थी, ईरानियन रिवोल्यूशन 1979, ये याद रखना, ये तब से खड़े हुए हैं ये सारे ईरानियन रिवोल्यूशन, है ना। खुमैनी जो सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं वहाँ पे, या धार्मिक सत्ता है, एक वो है। उनके बाद नंबर आता है इब्राहिम रईसी का, हालांकि उनका तो निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति कौन बने? पजीशियन। ठीक, ऐसे। और फिर देखो, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये सेशेल्स, मॉरिशियस क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि अभी जब अपन ने सब 18वीं लोकसभा में 7 पड़ोसी राज्यों को बुलाया गया था मोदी के द्वारा, तो ये दोनों उसके अंदर आए थे इसलिए। और द्वीपीय राष्ट्र हैं, चाहे मॉरिशस देख लो चाहे सेशेल्स देख लो, उसमें आए थे भाई। 7 आए ना, 3 तो ऊपर हो गए अपने, नेपाल भूटान बांग्लादेश 3, एक नीचे हो गया श्रीलंका 4। अब अपन पश्चिम की तरफ आएंगे, मालदीव 5 हो गया, 6 मॉरिशस हो गया और 7वां सेशेल्स हो गया। ये वो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बैठे थे जब मोदी शपथ लेते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है देखो ये सारे। फिर अपन जैसे देखें, आओ नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, तो यूएनओ के जैसे 54 निकाय हैं अपन ने जैसे देखे ही, मतलब सॉरी यूएनओ के 5 अंग हैं, उनमें से एक अंग ये है। तो यूएनओ के 5 अंग कौन कौन से अपन ने देखे सर? सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया अपन ने सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हृदय बोलते हैं, हार्ट ऑफ अपने यूएनओ। इसमें 15 सदस्य हैं, 5+ देखा ही बार बार। दूसरा है सर जनरल असेंबली, जिसमें 193 सदस्य अपन जैसे देखते हैं, इन 193 से 15 यहाँ निकल के आ जाते हैं एक तरह से। तीसरा अपन जैसे देखते हैं ये क्या, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सोशल कल्चरल काउंसिल, ठीक है। चौथा अपन जैसे देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, नीदरलैंड। और 5वां अपन जैसे देखते हैं कि सर ये पूरा ये काम भी तो कैसे काम करेगा, हमें व्यवस्था तो देखनी, कौन कहाँ बैठेगा, फाइलें किधर से क्या मूव करनी है, किसने क्या प्रपोजल दिया। अभी प्रपोजल आया था कि भाई फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यूएस ने वीटो दे दिया, तो सर इसको पेन डाउन भी तो करना पड़ेगा सारी चीज़ें, किसको कब बोलने का मौका देना, कौन कौन आएगा, कब तक वो ऑब्जर्वर बना रहेगा, हटाना है नहीं जो, तो भाई ऑफिस भी तो होना चाहिए ना। तो यूएन का जो ऑफिस है उसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, वैसे अपन खत्म, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, TARIAT, ये स्पेलिंग पूछ जाती है सेक्रेटेरिएट की, ठीक है ना। तो ऐसे ये तो हो गया सेक SEC सेक री और फिर रियट, है ना। तो ये यूएन का सेक्रेटेरिएट है, मतलब ये अंग में एक। फिर इसमें पहले वो ट्रस्टीशिप हुआ करता था, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो है नहीं, क्योंकि जितनी भी ट्रस्टीशिप टेरिटरीज थी उन सब का निस्तारण हो गया, किसी न किसी देश को सौंप दी, ऐसे। तो ये जो यूनेस्को जो है, ये अपन ये देख रहे हैं, ये जो है ना यूनेस्को, इसके अंडर में 54 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, है ना। जैसे अपन UNDP देखते हैं, UNFPA देखा था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एक्टिविटीज, वो सारे इसके अंदर, यूनिसेफ है, सारे इसके अंदर है, ठीक। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे यूएन लगता है ना, यूएन वो सब इसके हैं, ये संभालता हूँ उनको। अब इसमें देख लेते हैं टोटल निकाय 54 है, इनमें से 17 निकायों के चुनाव 9 अप्रैल के हुए और भारत को इनमें भारी सफलता मिली है, मतलब यूएन में दबदबा बढ़ रहा है भारत का। तो एक सवाल आता है इनके अंदर कि भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिले, उसमें ये एक है ना, कि जो 54 निकाय हैं किसके, UNSCO जो अपन बोलते हैं, उनमें से 17 में भारत का दबदबा है, तो भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये है। अब देखो कौन कौन से, मतलब निम्न के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब कि संचालक मंडल जो होता है उनमें भारत का उनसे है। कैसे है देखो, कि महिलाओं की स्थिति पर आयोग है, उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर भारत का सदस्य बैठा हुआ है, अध्यक्ष नहीं है इसका, सदस्य बैठा हुआ है। तो अब कल को महिलाओं के संबंध में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई रिपोर्ट बननी है, ठीक है, तो उसमें भारत एक डिसीजन मेकिंग की स्थिति के अंदर है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही होता है जो फाइनल डिसीजन करेगा। ये UN बाल आयोग, तो देखो महिला आ गई और माँ जो है वही बाल को पालेगी, ठीक है ना, बालक माँ के बगैर अधूरा, माँ बालक के बगैर अधूरी, तो बाल और महिला एक साथ आ गए यूँ। फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल महिला विकास, महिला बाल विकास बोलते हैं अपन, महिला आ गया, बाल आ गया और विकास, महिला बाल विकास विभाग बोलते हैं ना, ये आ गया। फिर ये पॉपुलेशन आ गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, है ना, पॉपुलेशन वाला जो अपने पढ़ाया था जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड।
फिर है अपने ये फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे जो है, तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। फिर अपन जैसे INBC देखते हैं, इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नशे से जो है। तो देखो ये अपन जैसे तीनों देखें, चारों, ये चारों तो आ गए, जैसे देखो क्या, महिला, बाल विकास और जनसंख्या, ये तो एक चीज़ आ गई। फिर फूड और नार्कोटिक्स, या तो खाना मिल जाएगा या ड्रग्स मिल जाएंगी, एक ही चीज़ तो मिलेगी। ऐसे तो ऐसे करके ये अपने 6 आयोग आ गए जिनके अंदर भारत का दबदबा है, ठीक है। फिर एक ये व्यक्ति है, नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, एक मिनट बता दो, है ना, जगजीत सिंह नहीं है, क्या है, जगजीत पवाड़िया है, ठीक है। ये क्या है, री इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, है ना, इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। तो ये जो यूपी वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये जगजीत पवाड़िया जो है निम्न में से किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो मतलब ये री इलेक्ट होने का मतलब क्या है, देखो भाई इनमें तो पहली बार भारत आ रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, री इलेक्ट होने का मतलब कि आपका बहुत ही अच्छा काम है। फिर आप जैसे कर रहे हो, अभी जैसे अपन पढ़ेंगे जॉइंट सेक्रेटरी आएंगे विदेश स्तर के, उसमें नाम आएगा मिस्री का, ठीक है। तो जैसे एस जयशंकर बने ना, विदेश मंत्री बने, जबकि वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, है ना। लेकिन चीन के साथ जैसे जो डायलॉग होता था उनका, उसमें बहुत अच्छा योगदान। तो जब वो शपथ लेने जा रहे थे, तो शपथ लेने जा रहे थे, उसे 1 मिनट पहले तक उनको भी नहीं पता था कि मैं विदेश मंत्री की शपथ ले रहा हूँ जाके। सुबह तो फोन आया कि आपको वहाँ आना है शपथ ग्रहण समारोह में, तो उन्होंने देखा कि यार हो सकता है कि चलो बुला रहे हूँ। फिर बोला कि मोदी के पास बैठना है, तो यार हो सकता है कि यार ठीक है कि कुछ अच्छा किया होगा। फिर जब 1 मिनट पहले पता चला कि शपथ लेनी है, तो कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था सपने में। ऐसे तो काम को सलाम है। तो अब जो अगले व्यक्ति जैसे जो उस लाइन के अंदर लगे हुए वो ये मिस्त्री, तो अपन पढ़ेंगे अभी जो दर्पण आएगी उसके अंदर कि वो जॉइंट सेक्रेटरी ने कितना काम किया, कि जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, वो वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डिप्लोमेटिक स्तर की वार्ता, कोर कमांडर स्तर की वार्ता, इस वार्ता का ही नतीजा है जो आज जैसे अपन देखेंगे कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पे भारत चीन आ गया। मतलब चीन पीछे हटा, जैसे गौलान जो हमला हुआ था उस पर, और अपनी गलती स्वीकार करी। किस इस जो अपन जॉइंट सेक्रेटरी देखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की तो वार्ता थी, विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, यही पद पहले एस जयशंकर संभालते थे यूं। तो ऐसे ही व्यक्ति है जगजीत पवाड़िया, ऐसे पवाड़िया, ठीक है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल, तो याद कैसे रहेगा, नार्कोटिक्स जगजीत सिंह, है ना। तो जगजीत सिंह जैसे गजल वगैरह देखी है अपन ने सारी ऐसे, तो वो सारा बस वो अपन को ऐसे ध्यान में रखना है, नार्कोटिक्स जगजीत पवाड़िया री इलेक्टेड। ओके, तो ये न्यूज़ क्या थी, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर धीरे धीरे भारत का दबदबा बढ़ रहा है, जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। तो भारत डिजर्व करता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर, बार बार आना है। हर कोई भी अपन सम्मेलन पढ़ते G20 आएगा, UN में सुधार किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार किया जाए और स्थायी सदस्य जोड़े जाएं, जिससे कि भारत को वीटो पावर मिले, है। लेकिन भारत बोल जाता है कि वो तो UN ने तो खुद चल के दे रहा था, वो तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए स्थायी सदस्य, छोटे भाई चीन को दे दो। पता क्या था, वो छोटा भाई बड़ा भाई बन जाएगा एक दिन। चलो आ जाओ। फिर अपन जैसे देखते हैं कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष है ना, अब तक का। तो देखो अब इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक तो अब तक, है ना, तो भाई कोई एक सर कट ऑफ लाइन तो होगी जब से अपन इसको काउंट कर रहे हैं कि हाँ किसका टेम्परेचर क्या है। ऐसा तो है नहीं कि मुगल काल से काउंट हो रहा हो, है ना। और सबसे गर्म, तो सर इस गर्म की डेफिनेशन क्या है कि नहीं। किसी के लिए तो जैसे अपन गैस पे अपन पानी गर्म करते हैं, तो किसी को थोड़ा सा गर्म हुआ तो बहुत गर्म लगा, किसी को बहुत ज्यादा गर्म हुआ तब जाके गर्म लगा, हाँ यार गर्म हुआ। तो इस गर्म की भी कोई ना कोई डेफिनेशन हो। अब वही देखते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें एक ये वर्ड आता है बार बार, ये PIL, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, है ना। ये इसको आप समझो क्योंकि ये हर बार आता है। अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे COP 28, COP 29, उसमें आएगा ये प्री औद्योगिक स्तर से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल PIL। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है जगदीश भगवती, प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो उसमें 2 चीज देखो, एक तो ये प्री वर्ड आ रहा है और एक इंडस्ट्रियल लेवल आ रहा है। मतलब औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उससे पहले के स्तर से इसका मतलब है। तो अब ये पता होना चाहिए कि सर औद्योगिक क्रांति का समय ये क्या गिनते हैं, तो ये गिनते हैं 1850 से 1900 वाला, ठीक है ना। इंग्लैंड के अंदर जब भाप का इंजन चलने लगा, भाई देखो ये वही भारत के अंदर ट्रेन चली सबसे पहले भाप वाली 1853 के अंदर चली अपने थाने टू बॉम्बे, है कि नहीं। तो ये धीरे धीरे कोयले का आविष्कार हुआ, भाप शक्ति का, स्टीम पावर का, है ना। तो जब तक उस समय कोयला, इससे पहले तो कोयले का इतना प्रयोग नहीं था, तो मतलब कंपेरेटिवली पर्यावरण के अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड देख लो, वो कम थी, ग्रीन हाउस गैसेस कम थी। तो वही पैमाना है वैसा आज,
मैंने बोला ना कि भाई अब तक, तो अब तक मतलब कब से अपन देख रहे हैं कि ये इसमें अपन देख रहे हैं कि भाई और कितना गर्म। तो पहले पैमाना ये है कि इस समय कितना गर्म था ये बताओ हमको, उससे कितना माइनस, ये देखो यहाँ चल रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, टारगेट तो क्या है, ये तो हाँ ये ऊपर ही है, टारगेट तो क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से -1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब नीचे, नीचे का माइनस का होना नीचे, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तापमान जो एवरेज तापमान था ना वो अपन जैसे देखते हैं 38 डिग्री सेल्सियस था, ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले, ठीक है। आज अपन कितना कर देंगे, कितना होना चाहिए मैक्सिमम कि -1.5, इस 38 में से अपन 1.5 घटाएं तो ये आ जाएगा अपना 36.5, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि इस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले वाला जो एटमॉस्फेयर था वो कंपेरेटिवली क्लीन था, क्योंकि उसके अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं थी, तभी तो उसको अपन ने पैमाना बनाया। अपन अगर गंदी हवा को पैमाना बना लेंगे तो आप, या प्रदूषित हवा को अपन पैमाना बना लेंगे स्वच्छता का, तो अपने पास गुंजाइश बढ़ जाएगी गंदगी फैलाने की और प्रदूषण करने की, समझ रहे हो। तो इसलिए अपन ने स्वच्छ हवा को पैमाना बनाया, और स्वच्छ हवा कब की, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले। प्री इंडस्ट्रियल लेवल ये आ गया 1850 से 1900, और देखो लिखा टारगेट क्या है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से -1.5 डिग्री सेल्सियस। ये टारगेट कहाँ सेट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट है 2015 के अंदर, अपन देखेंगे कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 2015 में अधिवेशन में COP21 पेरिस में हुआ था, इसलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। ये मील का पत्थर है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बाई घोषित कौन करता है, WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर है, ठीक है। तो अभी अपन ने वो 54 संगठन पढ़े थे, उनमें से एक ही आता है UN एजेंसी, ठीक, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट जारी करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो मैगजीन है वो कौन जारी करता है, वो IMF जारी करता है। ऐसी वर्ल्ड मतलब स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये कौन, WMO जारी करता है। 2023 में क्या बोला कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.45 प्लस है, ज़्यादा है। तो यार अपन तो कम करने की बात कर रहे थे, तभी तो बोला कि सबसे गर्म वर्ष आया था ना 2023 सबसे गर्म वर्ष, कि अपन ना तो पैमाना क्या था कि 1850 से लेकर 1900 तक जो एवरेज टेम्परेचर था, ठीक है, इस लेवल से पहले जो एवरेज टेम्परेचर था उससे कम करना अपने को, -1.5, लेकिन यहाँ तो एक तरह से 1.5 प्लस हो गया, इसलिए ही हो गया, समझ गए। तो ये पैमाना है इसे। तो आप एक चीज देखो कि कितनी स्वच्छ हवा को पैमाना बनाया हुआ और कितना बड़ा चैलेंज है इस माइनस को प्राप्त करना। तो पहले तो उस लेवल पे आ जाए, वो ही बहुत बड़ी चीज है, माइनस में जाना तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब वो जो कोयला जो प्रदूषण अपन ने घोल दिया उसको एब्जॉर्व करना, तो यहाँ तो माइनस में जाना है, तो ये चुनौती है। तो इसलिए चुनौती है तभी तो टारगेट सेट किया है, टारगेट वही होता है जो चुनौती होता है, ठीक है। अब जैसे देखो कि क्या सर इसके अपन आसपास कभी भटके हैं क्या, तो देखो अपने पास आज डेटा है 174 वर्ष का, जो ये मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डेटा, लास्ट 147 मतलब अब तक का है ना, तो अब तक मतलब सर कब से, तो 174 वर्ष पुराना। जैसे आज अपन चल रहे हैं 2024, 174 अपन ने माइनस किया तो 0, 5 और ये हो गया अपने ये 9 इकट्ठा 1850, ये देख लो है 1850, तब से अपन डेटा इसको मेंटेन कर रखे हैं 1850, 174 माइनस इसमें जोड़ दो 4, 2, 0, 1, 2, 2024 आ गया नहीं ऐसे, समझ गए। तो ये 1850 से अपने पास ये डेटा है कि भाई कितना क्या हो रहा था, क्या टेम्परेचर घटा बढ़ा। अब बोला अब तक का, तो देखो पहले क्या था 2016 के अंदर अपने क्या था प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वही 1850 से 1900 प्लस 1.29 डिग्री, मतलब प्लस का मतलब ज्यादा, ठीक है। 2020 1.27 था, 2023 ने तो यार हद कर दी 1.45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तापमान से। तो क्या अपन टारगेट के आसपास भी भटक रहे हैं क्या, अभी नहीं। पहले तो इसको 0 लेके आओ, मतलब इक्विवेलेंट लेके आओ पहले तो PIL के, फिर जाएगी माइनस में। तो भाई माइनस में जाने का क्या मतलब है, ये अपन नंबर लाइन देखते हैं, ये 0 है, अब ये प्लस में, इधर ये माइनस में, ये तो चलती है नंबर लाइन इधर लेफ्ट टू राइट। अब अपन कहाँ है, अभी यहाँ पे ये 1.45 है, पहले तो अपन 0 आएंगे, फिर 0 से इधर यू माइनस में आएंगे, ये है -1.5 यहाँ पे, ये तो पहले तो यहाँ आना है, यहाँ से फिर यहाँ जाना है, ये देखिए तो चुनौती है। तो सर ये तो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल ही टारगेट बनते, कोशिश करो भाई आसपास तो आओ ऐसे। फिर ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं,
ग्रीन हाउस गैसेज अपन जैसे देखते हैं क्या, ये 3 ग्रीन हाउस गैसेज से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने क्लू बना रखा है कि कार में मीथेन नहीं, है ना, कार के अंदर मीथेन नहीं आनी चाहिए। जैसे गंदे शूज़ आप लेके, जैसे मान लो कार में बैठ गए तो फिर अपन बोलते हैं शीशे उतारो, शीशे उतारो, ऐसे। तो कार में मीथेन नहीं होनी चाहिए। तो कार से तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से मीथेन ही है, ठीक है। और नहीं से है नाइट्रस, नया है ना, नया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रस नाइट्रस भी बोल देते हैं। जैसे कोयले से छूटती है, पेट्रोल से जो धुआं निकलती है, डीजल से निकलती है, उसके अंदर ऑक्साइड्स होती हैं नाइट्रस की, मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रस ध्यान रखो। ये 3 ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है, GHG, ठीक है। तो इन्हीं का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग से सारा जैसे जो पूछते हैं क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नहीं है अपने गैस। अपन जैसे देखते हैं ना, एक अपने आया था एनिमल हस्बेंड्री भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है, तो मीथेन से ही था। जुगाली करती रहती हैं, फिर जैसे गोबर किया उससे मीथेन निकला, आया था अपन जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 देखा था ऐसे, ठीक है। तो ये है सबसे हानिकारक है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। सूरज बादलों बाद जैसे अपन बादल देखते हैं वाटर वेपर के, ऐसे ही एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये क्या, सूरज की रोशनी को पृथ्वी की तरफ आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती। जैसे गाड़ी के शीशे होते हैं, क्यों बोलते हैं कि धूप में गाड़ी खड़ी हो तो शीशा थोड़ा खुला रहना चाहिए, क्योंकि शीशा रेज को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर वापस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर पृथ्वी का सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बहुत सबसे हानिकारक जो ग्रीन हाउस गैस है ये सबसे हानिकारक, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये, ठीक है। फिर अपने चावल की खेती जैसे अपन देखते हैं तो वो मीथेन में कंट्रीब्यूट कर रही है भारत। तो उसमें क्या होता है, चावल जैसे अपन ने पैडी के रूप में उसको रोपा, फिर धीरे 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 वो कई बार वो पानी ज़्यादा हो जाता है तो सड़ने लग जाता है वो फसल, तो फिर वो मीथेन रिलीज करती है ना। तो ये वैसे इन्वायरमेंट में भी देखते हैं, लेकिन ये आ गया। तो ये तो न्यूज़ ये थी प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से माइनस। तो ये देखो बार बार आएगा ये। अभी अपन जनवरी वाली दर्पण देखेंगे, जनवरी 2025 उसके अंदर है कॉप अपने सम्मेलन रियो डी जेनेरो, तो उसमें आएगा, उसमें फिर वापस आएगा प्री औद्योगिक लेवल। तो मैं उसमें यही बोलूँगा कि भैया पहले जून 2024 का इंटरनेशनल देख लो, उसी न्यूज़ नंबर 4 देख लो, उसमें समझा रखा है। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा इस वीडियो में 30 मिनट के ऊपर टाइम लाइन में, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स। ये क्या है, विश्व भोजन बर्बादी इंडेक्स। तो एक तरफ तो अपन देख रहे हैं सर भुखमरी इंडेक्स है, एक तरफ ये है, तो विरोधाभास है कि नहीं है, यही क्वेश्चन है। फिर भोजन बर्बादी इंडेक्स पहले जारी किसने किया, वर्ल्ड फूड इंडेक्स। पहले देख लेते हैं अपन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है। अभी अपन ने देखा था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, और ये UN, तो देखो UN आ गया ना, UN की संस्था है। वो चोन जो देखी थी ना अपन, चोन महिला बाल विकास फूड नार्कोटिक्स, उनमें ये एक है, मतलब चोन में से UN आ गया, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर UNEP का नहीं लिखा मैंने, चलो भी अच्छा है। तो नैरोबी कहाँ हुआ, कीनिया, भूल गए, है ना, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। और कीनिया कहाँ है गगन, कीनिया साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में, ऊपर तो सब कुछ ही है। मतलब क्या विक्टोरिया झील छूती है क्या कीनिया को, नहीं छूती, क्या करते हो। तो कितनी बार मैंने बोला युगांडा कीनिया तंजानिया, युगांडा कीनिया तंजानिया, नहीं छूती विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक क्या टच नहीं होती है कीनिया को। क्या विषुवत रेखा नहीं निकलती है कीनिया से, आ रहा है ना, देखो पेज नंबर 54 पे होना चाहिए भाई। मुझे तो वो मेरा वाला ध्यान रहता है, अब आप देखो उसके आसपास होगा कहीं, अफ्रीका में देखो, गगन नहीं मिला। हाथ तो एटलस पे रखो तो तभी तो दिखेगा कहाँ चल रहे हैं अपन, और चलो ऊपर, हाँ यस यही। और क्या विक्टोरिया झील टच नहीं हो रही है दिनेश, नहीं होती टच। साउथ अमेरिका में कहाँ चले गए, अभी तक तो याद हो जाने चाहिए थे पेज नंबर यार एटलस के। इंडेक्स में देख लो दिनेश पहले कहाँ है,
है ना। तो देखो इसका अच्छा क्वेश्चन आता हो, लेक विक्टोरिया टच होती है इक्वेटर निकलता है। भाई इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, पहले इन्वायरमेंट पता चला तुमने रेगिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर कर दिया यूएनईपी का है, तो उसमें वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कम से कम हेडक्वार्टर तो ऐसी जगह रखो यार तो कम से कम फील तो आएगी इन्वायरमेंट वाली। तो ऐसे इक्वेटर के पास, विक्टोरिया झील के पास धीरे धीरे सिकुड़ रही है, नाइल नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, देखो आप नहीं आया, दिनेश मिल गया, ऊपर आओ और ऊपर, ये बस यही, ये तो बस ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर देख रहे हो ना, यही तो है, नहीं है नीचे। और फिर कीनिया क्या अरब खाड़ी को छूता है, अरेबियन ओशियन को, हाँ इंडियन ओशियन मान लो इधर, कोस्टल सागर कोस्टल कंट्री है कि नहीं है, है ना। तो ये सब ध्यान रहना चाहिए। इसके अगर अपन ईस्ट में वेस्ट में देखें तो आ गया विक्टोरिया लेक, ठीक है। कंट्री के बीच में देखें तो आ गया इक्वेटर, और कंट्री के अगर ईस्ट में देखें पूर्व में तो आ गया अपने इंडियन ओशियन, अरब सागर के ऊपर है लेकिन इंडियन ओशियन आ गया। कोस्टल कंट्री है कि नहीं है, ऐसे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और विक्टोरिया झील को छूते हैं युगांडा, कीनिया, तंजानिया, ये तीन ही छूते हैं विक्टोरिया झील को, ऐसे। हाँ मतलब बॉर्डर की तरफ माउंट किलिमंजारो, देखो माउंट किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो, ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है ये, मतलब कीनिया की तरफ, कीनिया के अंदर माउंट किलिमंजारो, कीनिया तंजानिया इक्वेटर के ऊपर है। तो इक्वेटर मैंने बताया बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इक्वेटर पे होता है नहीं, वर्ष में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक टेम्परेचर इक्वेटर पे, सबसे ज़्यादा बारिश इक्वेटर पे। और ये माउंट किलिमंजारो जो है ये पर्वत ऐसा है कि इसकी जो चोटी है वो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से। फिर सर ये आता है सर टेम्परेचर बता रहे हो, बारिश बता रहे हो, तो सर फिर बर्फ से कैसे ढकी रहेगी, बस यही तो प्रकृति है और क्या। इसमें हाइट लिखी हुई है, कितनी हाइट है इसकी, करीबन 6000 मीटर है कि नहीं। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, मतलब देखो यूं होता है, यूं जाएंगे, यूं ऐसे, जैसे मान लो अपन आज कन्याकुमारी में खड़े हैं और राजस्थान जैसे आ गए, तो अपन जैसे क्या करते हैं, ये लैटिट्यूड्स अपन चढ़े मैप पे, ठीक है, इधर यूं पूर्व से पश्चिम गए थे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लेकिन अपन एक जगह ही खड़े खड़े अगर ऊपर चल जाए उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। एक होता है लैटिट्यूड लेटी हुई, एक होता है लॉन्गिट्यूड्स ऐसे खड़ी हुई, और एक जगह खड़े खड़ी, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और अपने रॉकेट छोड़ा ऊपर, तो ऊपर गया ना वायुमंडल के अंदर, ऐसा थोड़ी है कि वो उसने लैटिट्यूड चढ़ी है, वो वहीं खड़ा 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 ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, उतंगता, अल्टीट्यूड, ऊपर जाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे अपन माउंट एवरेस्ट है तो अपन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ही चढ़ते चढ़ते चीन में चले जाओगे, लैटिट्यूड चढ़ रहे हैं, नहीं, अपन सर वायुमंडल में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो वो कंडेंस हो जाती है हवा। जैसे अपन ऊपर बादल देखते हैं तो बादल क्या है, तो वो वाटर वेपर ही ना, लेकिन ऊपर टेम्परेचर कम है तो वो वाटर वेपर ठोस होकर अपन को दिखाई देती है। फ्रीज अपन ने खोला, ठीक है, फ्रीज खोलते ही अपन को वो दिखाई देता है और अपन बोलते धुआं हुई बात, अरे धुआं नहीं है, वो वाटर वेपर है वो। तो वाटर वेपर जब कंडेंस होती है तो वो डेंस होती है, और डेंस होने के बाद अपने को दिखती है। अभी अपन बोल रहे हैं तो अपने मुंह से वाटर वेपर निकलती है, ठीक है ना। जैसे अपन को कई बार शीशा साफ करना होता है, चश्मा साफ करना होता है, तो निकालते हैं वाटर वेपर और फिर साफ करते हैं। अब धीरे धीरे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो यूँ बोलेगा अपने मुंह में से धुआं आ रही है, वो धुआं नहीं है, वो वाटर वेपर ही निकल रही है, लेकिन वो कंडेंस होने लग जाएगी। कंडेंस कैसे, बॉडी का टेम्परेचर से बाहर जो टेम्परेचर है बाहर कम है, तो जैसे ही वो वाटर वेपर बाहर आएगी तो सघन होएगी, सघन होकर वो भारी होती है, और भारी होने पे वो चीज़ अपने को दिखाई देती है, बात इतनी सी। तो फिर अपन वो करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं ऐसे फूंक मार के, हाँ। लेकिन इक्वेटर पे फैला हुआ है ये, इक्वेटर के पास में, तो ये किलिमंजारो के साथ है, इक्वेटर पे है, लेकिन हाइट सर इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसकी चोटी जो है ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ पिघलती ही नहीं इसकी चोटी पे से, क्योंकि अल्टीट्यूड है। यही अगर 1000-1200 मीटर होता इसकी हाइट तो ये नहीं, ये इस पर बर्फ कभी जमती ही नहीं,
तो एक क्वेश्चन आता है इक्वेटर पे होने के बावजूद भी ये इसकी चोटी क्यों वर्ष भर ढकी रहती है बर्फ से, और कोई पर्वत ऐसा नहीं है जो इक्वेटर पे हो और इसमें ये हालत पाई जाए, क्योंकि उनकी हाइट कम है, अल्टीट्यूड कम है। बात इतनी सी। हाँ लेकिन उसमें इतना नहीं है, मतलब उसकी अल्टीट्यूड देखो कितना है, 5199 कंपेरेटिवली कम है। ये तो 1000 मीटर ज़्यादा हो गया ना, 1 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो ऊंचाई के कारण इसमें बर्फ है। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो ये इस बहाने अपन ने देख लिया इन्वायरमेंट भी। मैं तो देखो नैरोबी पूछ रहा था, अब आप फट बता देते कि सर नैरोबी कीनिया तो अपनी तो गहरा जाते ही नहीं। आ जाओ, ये सेकंड रिपोर्ट है ना, पहली आई थी 2021 में, सेकंड ये आ रही है। क्या? भोजन बर्बादी। याद रखो इन्वायरमेंट से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं तो सर भोजन का इन्वायरमेंट से क्या लेना देना। अरे ग्लोबल वार्मिंग है, गेहूं पक नहीं रहे हैं, पकेंगे नहीं तो फिर वो गेहूं ही नहीं आएगा तो कहाँ का भोजन बनेगा, भोजन बनेगा ही नहीं तो कहाँ से बर्बाद होएगा। तो याद रखना है भोजन बर्बादी इंडेक्स किसने दिया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट। क्योंकि क्या है इसमें बढ़ते ही ऑप्शन में लिखा रहेगा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है कि नहीं, या वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो आएगा फूड खाना, यस। वर्ल्ड भोजन बर्बादी इंडेक्स किसने दिया? सीधी बात है भाई, फूड बर्बादी। तो बस ये तो एग्जामिनर की पसंद है यूं, तो कौन है? इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, कीनिया नैरोबी। तो वो क्वेश्चन ऐसे देखो, एक कैसे पेपर का आजकल हुए जा रहा है जिसको अपन बोलते हैं कि लेंदी हो गया। निम्न में से कौन सा कथन है सही है या नहीं है? क्या बर्बादी इंडेक्स जारी किया वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है कीनिया नैरोबी के अंदर। ऐसे कीनिया विश्व रेखा पर स्थित एक देश है। एक चीज़ में तो उसने 3 बना दी, इनको अलग अलग खोले तो इनके 4 क्वेश्चन बन गए वैसे तो पेपर लेंदी हो गया, आते हुए गलत हो गया। एक आता था बाकी नहीं आते रहे। अब इस ऑप्शन में भी ऐसे लगा हुआ है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? कोई भी 2, कहीं भी 3, कहीं भी 1, वो नहीं है 1 2 3 सही है, 4 5 सही है, एक जिसमें नहीं उसको काट दो, हट गया वो सिस्टम, जाली में दुनिया। ठीक है, चलो ये आ जाओ। तो यूएनईपी समझ गए, ये आ गए। 30 मार्च को अपन मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज। साल भर तो बर्बाद करो लेकिन यार कम से कम 30 मार्च को तो मत करो। तो देखो याद कैसे रहेगा, जीरो वेस्टेज, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे खाना जूठा है। और दूसरा मार्च है तो मार्च भी इधर ही है, जैसा नाम वैसा काम। ऐसा नहीं है नाम नैनसुक है और आंखों से अपन अंधे हैं, ऐसा नहीं। देख रहे हो 30 मार्च है कि नहीं है ये, ठीक है, ये याद रह जाएगा। फिर अपन आते हैं कि अमीर और गरीब देश दोनों बरोबर है इसके अंदर। ये देश दोनों बरोबर है, देश है ना, अमीर भी उतना ही वेस्ट कर रहे हैं, गरीब भी उतना ही वेस्ट कर रहे हैं। फिर क्या है देखो, फिर एक अपन जैसे देखते हैं आगे चीज़ काम आती है कि गाँव में कंपेरेटिवली कम है, गाँव में कम है फूड वेस्टेज, शहरों के अंदर ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण क्या है कि एक बार में कम खाना लेने की परंपरा है गाँव के अंदर। वही शादी अगर शहर के अंदर होगी तो एक बार में प्लेट बढ़ लाएंगे पूरी, पता चला पर यूँ सोचते हैं कि यार पता नहीं वापस लेना होगा तब तक खत्म हो जाएगा खाना, और फिर जब खाने लगते हैं एक बाइट लिया, अरे यार ये तो अच्छी नहीं बनी, ये अच्छी कैसे होगी ना बर्बाद। बस तो इससे बढ़िया पहले लग के एक आधी चम्मच डाल के भोग ही लगा लेते, फिर बढ़ लेते, एक दिन तसल्ली कहाँ है। फिर बचा खाना पालतू पशुओं को डाल देते गाँव के अंदर, चारे के साथ मिला दिया, बाँट में मिला दिया तो काम आ गया। शहर के अंदर ऐसा है नहीं, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। फिर क्या देखो 2022 में 84 लाख करोड़ लोग 2022 के अंदर 84 लाख करोड़ का खाना बर्बाद हुआ। फिगर सोच के देखो आप, क्या उपलब्ध खाने का कितना % वेस्ट हो गया? करीबन 20% है। 100 रोटियां थी तो 20 तो कचरे में ही गई। फिर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा वेस्टेज कितना है? 79 kg वेस्टेज। देखो 1979, मतलब एक व्यक्ति कितना सालाना वेस्ट कर रहा है वही है 79 kg। गरीब देश के अंदर कितना है ये पर कैपिटा फूड वेस्टेज कितना है? 72, कम है ना, 7 आ रहा है, 79, 72, 7 और 7 kg कम है। ये शहरों के अंदर है, अर्बन देख लो इसमें, अर्बन ईयर है ईयरली। ये तो एक तरफ है, और विश्व के अंदर 78 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, ठीक है ना, खाना नहीं मिलता। तो हालांकि आप जैसे आप 78 करोड़ लगाओ तो भारत की जनसंख्या 144 करोड़, तो करीबन आधा भारत भूखा सोता है एक तरह से पूरे विश्व के अंदर। और भारत वो देश है जिसकी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या आज है विश्व में, यूँ, ठीक है। फिर अपन भारत की बात कर लें, ये हालांकि इसके अंदर आंकड़ा नहीं लिखा, फिर ध्यान रखो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 105वें नंबर पे आता है। और स्थिति कैसी है? अत्यंत गंभीर चिंताजनक स्थिति है ये, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 127 देशों में 105 नंबर पे। 780 लाख टन प्रति वर्ष वेस्ट हो रहा है। पर कैपिटा जो फूड वेस्टेज है ये 55 किलो है अपने यहाँ पे प्रति व्यक्ति। भाई ग्लोबल लेवल पे तो क्या है 79 है, अपने 55 है, कंपेरेटिवली कम है।
कम ही होगी, खाने को ही कम है, तभी तो भुखमरी इंडेक्स ज़्यादा है अपना। ठीक है ना। तो इसमें अपन को इस न्यूज़ को काम में लेना है कि जैसे कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, आर्थिक नहीं, पहले इस दृष्टि से इसको क्या करना है, इसको लेके आना है 20 के अंदर अंडर में प्रति व्यक्ति फूड वेस्टेज ऐसे, और इस इंडेक्स को बढ़ाना है ऊपर, मतलब जैसे 105 है तो टॉप 50 में तो आए ना अपन कम से कम। यो अत्यंत गंभीर चिंताजनक स्थिति है 105 तो, समझ गए। तो ये था वर्ल्ड फूड वेस्टेज इंडेक्स। फूड वेस्ट जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कहाँ हेडक्वार्टर, कीनिया नैरोबी। इक्वेटर, विश्व रेखा, जलवायु, कृषि, समझ गए। ये न्यूज़ ये थी। फिर लोवेस्ट कहाँ है, लोवेस्ट फूड वेस्टेज इन साउथ ईस्ट एशिया, भूटान के अंदर देख लो 19 आ रहा, भारत से कितना कम है। और ये भूटान वही है जिसने पूरी दुनिया को दिया है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस यहाँ से है, खाना भी बर्बाद कम है। भाई खाना कचरे में जाए इससे बढ़िया तो यही ना, भूखे को खिलाया जाए, उसके लिए आपका तंत्र मजबूत होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तो वो हैप्पीनेस की निशानी है। ये है विकसित भारत बना दो, मेट्रो चला दो, वंदे भारत चला दो, तेल के कुएं चला दो, सेमीकंडक्टर प्लांट लगा दो, 5 लगाओ उसमें से 3 अपने लगा दो, 1 दूर लगा दो, उससे कुछ नहीं होगा। पहले खुशहाली लाओ, पेट भरो लोगों का, वो है असली भूटान, छोटा सा देश, देख लो। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान का ही दिया हुआ है, खुशहाली सूचकांक। तो ऐसे ये था अपना भुखमरी वाला, खाना वेस्टेज वाला, दोनों अपन एक साथ देखें। ये नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये है अंगारा AS। ठीक है, अंगारा, हाँ अंगारा नाम की रिवर है अपने, आप साइबेरिया के अंदर जैसे देखोगे ना अंगारा, तो साइबेरिया में देखो तो रिवर है, ये अपने नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, रसिया के अंदर साइबेरिया में। रूस का हैवी लिफ्ट रॉकेट है ये। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं अपने पास सबसे हैवी लिफ्ट जो है वो अभी तक GSLV है। ठीक है ना, 4 किलो तक का वजन उठा सकता है, इसका एक्सेल साइज है GSLV एक्सेल, 4000 किलो तक का। ठीक है, ऐसे रूस ने डेवलप किया हैवी लिफ्ट रॉकेट। सफल परीक्षण स्थल कहाँ आता है, वोस्तोचनी कॉस्मोड्रम, सुदूर पूर्व के अंदर, इधर अपने व्लादिवोस्टोक की तरफ। अंगारा साइबेरिया की नदी है, नहीं देखी शायद, हो सकता है एटलस में नहीं मिले, ANGRA। ऑयल से है ये, OL। ये लीना है, देखो लीना तो मिल रही होगी शायद, 3 नदियां हैं इधर ये साइबेरिया के अंदर। ऑयल मतलब ये कड़ा सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। एक तो लीना है, ओब है, एक ओब है, ये ओ से ओब है, ओब रिवर, ये लीना रिवर है ना, ये यूं ही है साइबेरिया से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं तीनों। भाई रिवर वोल्गा जैसे जो है ना कजान की तरफ, वो तो कैस्पियन सागर में आती है रिवर वोल्गा। वोल्गा तो मिल रही होगी मॉस्को की तरफ, देखो ना, वो तो कैस्पियन सी की तरफ आती है वोल्गा। कजान है ना उसके किनारे, कजाकिस्तान नहीं, कजान ब्रिक्स सम्मेलन हुआ अभी, वो तो वोल्गा है, कैस्पियन सी में आती है। और ये ऊपर की तरफ जाती है नॉर्थ पोल में। ओब एल से लीना है और आई से मैं नाम बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में है। प्राकृतिक मैप में था, हाँ इटिस है, इटिस, ये सही करो, इटिस है ना। अंगारा रिवर देखो, इटिस की अपने सहायक नदी है ऐसे, अंगारा करा सागर की तरफ जाती है नॉर्थ पोल। उसका सफल परीक्षण किया है ना। और ये वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम है, परीक्षण से सुदूर पूर्व में। एक व्लादिवोस्टोक देखो आप, जापान की तरफ दिखेगा, रसिया में व्लादिवोस्टोक, बिल्कुल जापान की तरफ, तो ये बंदर का है व्लादिवोस्टोक, कोस्टल सिटी है, इसके पास में है ये वोस्तोचनी, व्लादिवोस्टोक, मतलब ये सबसे ईस्टर्न शहर है रूस का, व्लादिवोस्टोक। ठीक है, ये ऐसे फिर ये रिप्लेस करेगी प्रोटॉन मिसाइल रॉकेट को, है ना। तो इसके अंदर यही था सारी चीज़ें, लेकिन अपन ने साइबेरिया की नदी देख ली, ऑयल, ओब, लीना, अंगारा, करा सागर देख लिया। करा सागर देखो ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल पे, करा KRA नॉर्थ पोल पे करा सागर, ये अंगारा रिवर उधर जगह में खरा, हाईलाइट कारा KRA, बिल्कुल करा स्टेट भी। ये करा सागर पूछते हैं किधर है ये, कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न सागरों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में दर्शाओ। करा सागर, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, ऐसे। तो सबसे ऊपर करा है, फिर भूमध्य है,
और फिर रेड सी है। कारा ध्यान ही नहीं आता कहाँ है। ऐसे नॉर्दर्न सी ध्यान नहीं आता, डेनमार्क के पास में देखो नॉर्दर्न सी ऐसे। तो ये जो अटपट है ना, कड़ा, अजोब सागर, ब्लैक सागर की माँ बोलते हैं अजोब को, मदर ऑफ ब्लैक सी, अजोब सी। नॉर्दर्न सी देखो, बाल्टिक सागर देखो कहाँ है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मतलब फिनलैंड के नीचे देखो बाल्टिक, फिनलैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे। फिनलैंड और डेनमार्क के बीच में देखो ना कौन सा है, बोथनिया की तो खाड़ी है। सी देखो, सी बाल्टिक सी, बोथनिया से नीचे हो रहा हो ना, आ गया ना बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से हो रहा हो ब्रिटेन की तरफ, नॉर्दर्न सी। फिर नॉर्दर्न सी का हिस्सा आपने इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लिखा होगा ना इंग्लिश चैनल। तो ये सब यूं क्रम में है, जैसे जितना देखते जाओगे उतना याद होती जाएंगी ये चीजें, है ना। तो ये अपन इसमें देखा। अब देखो मैं एक चीज और बता रहा था, जैसे अंगारा है ना, देखो नदी है, ठीक है, ये देखा अपन ने अंगारा नदी, इसमें नदी के नाम पे लिख लो, मैं थोड़ा सा भूल गया ना, अंगारा, हाँ ये लिखा हुआ देखो, अंगारा साइबेरिया की नदी है। और ऐसे अपन ने देखो ब्रह्मोस मिसाइल देखी है, ब्रह्मोस देखिए अपन ने, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी के नाम पे पीछे नाम पड़ा है। ब्रह्म तो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा अपनी, ठीक है, बोमडिला पास इधर निकलती है, तसांगपो चीन में बोलते हैं, बोमडिला पास से अपने भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश से होती है आसाम में। और मोस जो है ना, ये मोस्को रिवर है, मोस्को जिस नदी के किनारे वो मोस्को रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्को नदी के नाम से पीछे पड़ा है ब्रह्मोस नाम। तो आपने देखा रूस के अंदर क्या परंपरा है, नदियों के नाम के पीछे मिसाइल का नाम रखना है। अंगारा अपन जैसे देख रहे हैं ऐसे, ऑयल, ओब, लीना, करा सागर, ऐसे सारी चीजें, ठीक है। ये ब्रह्मोस हो गया। और एक मैं बता रहा था, जैसे ब्रह्मोस जैसे है, तो अपन ने किसको दिया है ब्रह्मोस, किसको दी गगन, किस देश को दी है अपन ने, फिनलैंड को दी है, हाँ केवल फिलीपींस को दी है अभी अपन ने। तो क्या क्लू बताया था मैंने, क्लू क्या बताया था, जैसे फिलीपींस कैसे याद रहेगा, फूलो फलो, ब्रह्मोस मिसाइल दे दी ना तुमको, अब तुम फूलो फलो, तो फूल से फिलीपींस, ठीक है। फिर अभी लाइन में लगा हुआ वियतनाम, अर्जेंटीना, लेकिन दी नहीं है। फिनलैंड तो कहीं मैंने नाम ही नहीं बोला था फिनलैंड तो, ठीक है ऐसे। तो इसमें कंफ्यूज मत रहो, है ना, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दुबई, है ना, दुबई आ गया। तो दुबई के अंदर क्या हुआ, रेगिस्तान में वर्षा का कहर है, थी तो रेगिस्तान, अब लेकिन उसमें बारिश आ गई तो ये कहर हो गया, कभी सोचा ही नहीं था, है कि नहीं, तो इसलिए ये कहर बन गया। तो कभी सोचा ही नहीं अपन ने कि यहाँ यार बारिश भी हो सकती है। जैसे मान लो राजस्थान है, बर्फ नहीं गिरती, तो यहाँ सर्दियों में बर्फ गिरने लग जाए तो अपने लिए कहर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर मैं तो उसके लिए तैयार ही नहीं था, है सर, मैंने गर्म कपड़े ला रखे थे, लेकिन वो इतने ला रखे थे जितनी सर्दी पड़ती है, ठीक है। हमने तो वो जूते खरीदे नहीं जो घुटनों तक आएंगे, क्योंकि बर्फ में चलना पड़ेगा, कभी देखे ही नहीं घुटनों तक वाले थे जूते। क्यों सर, बर्फ पड़ती नहीं इतनी, हमें तो बर्फ पड़ती ही नहीं, बारिश होती है तो बारिश के लिए रेनकोट है मेरे पास, ऐसे। तो अपने ज़्यादा बर्फ गिर जाए तो अपन बार बर्फ का कहर हुआ इस बार। हमने तो बर्फ के रूप में ज़्यादा ओले देखे हैं सर, बर्फ तो कभी देखी नहीं, यही रेगिस्तान में था यहाँ, कभी बारिश गिरती ही नहीं देखी। तो क्यों तो हम नाली बनाए हैं, क्यों हमारे जो घर हैं वो उस तरह से बनाए कि बारिश होएगी। हम तो ये देखते हैं कि यार तापमान पड़ता है तो उस हिसाब से हमने हमारा सिर ढक रखा है, उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं। जिससे वाइट इसलिए पहनते हैं गर्मी पड़ती है, सिर इसीलिए जैसे अपन साफा पहनते हैं वहाँ वो रिबन पहनते हैं, वो इसीलिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ऐसे कहर बन गई है। 15 अप्रैल 2024 की बात है, इसी में कॉन्सेप्ट आया CS का, क्लाउड सीडिंग का, ठीक है ना। क्लाउड सीडिंग के अंदर अपन को क्या याद रखना है, ये SSP याद रखना अपन को, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP। फिर SSP से क्या रहेगा, पहले तो SI है, फिर SC है और PC है। पहले तो SSP याद रखो वर्ड, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP, ठीक है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब पुलिस की बात करें तो पहले SI, फिर SC और PC, SI SC PC। अब ये क्या है, ये क्लाउड सीडिंग क्या है, इन 3 केमिकल्स को मिला के जो ऑलरेडी छोटा क्लाउड है उसके ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है, फिर वो कुछ वो रिएक्शंस होती है उसमें इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड के अंदर, और वो फिर चार्ज होकर पानी वो अपन को बूंद के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये 3 केमिकल कौन कौन से, देखो SI SC और PC। SI से तो क्या है, सिल्वर आयोडेट, ठीक है ना, जैसे आयोडीन अपन पढ़ते हैं, आयोडीन आयोडेट वो ऑक्साइड्स ही हैं, तो सिल्वर आयोडेट।
फिर Hc क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो अपन नॉर्मल साल्ट देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये वो है। तीसरा है Pc, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों के अंदर क्लोराइड क्लोराइड है, क्लोरीन क्लोरेट क्लोराइड है ना, तो ये क्लोराइड है ये, ठीक। तो Hc तो क्या है, सोडियम क्लोराइड, और Pc क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और Si क्या है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। ये चीज अपन को देखनी है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अपन जैसे देखते हैं एक ही सारे ये ग्रुप के अंदर है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो Si, Hc, Pc। क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सी केमिकल का संबंध नहीं है क्लाउड सीडिंग से? इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं नहीं है मिथेन, कहीं नहीं है अपने नाइट्रस ऑक्साइड, क्यों? वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं सर तीनों। तो ये क्या है, SSP, फिर Si, Hc, Pc। Si सिल्वर आयोडेट, Hc सोडियम क्लोराइड, Pc पोटेशियम क्लोराइड, बस, ठीक है। विमान द्वारा बादलों में छिड़का जाता है, ये इसका सॉल्यूशन। फिर क्लाउड वेपर जो है वो ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर वो नीचे आती है, और फिर वातावरण के अंदर जो घर्षण होता है उससे वो बूंद अपने को दिखाई देती है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग 60 देशों के पास ये तकनीक है, खासतौर पे चाइना, USA और भारत, ठीक है ना। भारत के पास भी टेक्नोलॉजी है। अब जैसे आप जैसे देखते हो, ये अपने जैसे दिल्ली के अंदर देखते हैं पॉल्यूशन वाली जो अभी ग्रैप लागू हुआ है, ग्रेडेड, ठीक है। तो ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जैसे जो अब यूँ है, जैसे पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वो थी कि अपन करके देखें इसको, तो उससे क्या होगा, वो पॉल्यूशन जैसे जो हवा के अंदर है AQI जो अपन देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो पॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। तो वहाँ क्या करते हैं, जैसे स्प्रे करते हैं, वाटर गन्स होती हैं उनसे कि पॉल्यूशन नीचे आ जाए। मतलब सर्दियों के अंदर ज़्यादा होता है पॉल्यूशन, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है इसलिए। गर्मियों में तो क्या होता है, गर्मी पड़ी, पृथ्वी का तापमान गर्म हुआ सतह का, तो वो पॉल्यूशन जो है वो हवा जब गर्म होकर ठंडी होके गर्म होकर ऊपर उठती है, हवा भाई गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वो पॉल्यूशन को साथ साथ ले जाती है अपने ऊपर। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम होता है, तो सतह का तापमान भी ज़्यादा नहीं होता, तो पॉल्यूशन नीचे के नीचे ही रहता है वो। और फिर वो जो वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, वो जो ओस की जो कणे हैं उनके साथ साथ वो बन के वो स्मॉग बना देता है। फॉग नहीं, स्मॉग। फॉग तो नेचुरल है, ये स्मॉग है, आर्टिफिशियल फॉग जिसको अपन बोलते हैं, कि वो पॉल्यूशन नीचे ही रहा, ठीक है। तापमान होता है, रात को थोड़ी बर्फ पड़ी और फिर वो जो पॉल्यूशन के कण है वो धूल के कणों के ऊपर चिपक जाते हैं। आपने जैसे देखा वो सर्दी के अंदर ये जो रोड के ऊपर झाड़ुएं ज़्यादा लगती हैं रात को, खासतौर पर जैसे मेन रोड जैसे देखो लगती है, वो मैकेनाइज जो स्वीपिंग होती है, गाड़ी चलती रहती है, रोड साफ होती रहती है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी, फिर वो जो धूल के कण है वो उड़ेंगे, और अब उड़ेंगे तो वो जो पॉल्यूशन है वो उन कणों के आसपास ही चिपक जाएगा, और फिर वो सघन हो जाता है, और स्मोक के रूप में फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, खास तौर पे आधी रात के बाद, तो फिर एक्सीडेंट होने का डर होता है इसलिए, ठीक है। तो ये है, तो ये दिल्ली के अंदर कराने का विचार था, पिछली बार हुई नहीं, अब पता चला इस बार देखें क्या होता, होती है नहीं होती यूँ सर्दियों में, ठीक है। तो फिर यूँ होता है कहीं ज़्यादा हो जाए, है अपन को पता नहीं क्या हो। न्यूक्लियर बम भी गिराया जब हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 को, तो पता नहीं था तब ब्लास्ट होएगा, वहाँ करा के देख लिया, पता ही नहीं क्या होगा। कोविड वायरस थोड़ा सा बनाया था चाइना ने, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें क्या होगा, तो बाहर निकलने के बाद होता है ये होगा, ऐसे ही है, ऐसे देख लो अब आप, तो इसलिए डर है थोड़ा सा यूँ, ठीक। फिर अपन जैसे देखते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लोज करना पड़ा, ठीक है। 75 वर्ष में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लोज करना पड़ा दुबई, ठीक है। और फिर इतना पानी बरसा क्यों, मतलब इतना पानी बरसा था कि ये अंतरिक्ष से दिखाई दिया था, इतना पानी था उसमें दुबई में। क्यों हुआ इतना? क्योंकि एक तो जल निकासी नहीं है ना, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, हमें सिर्फ नाली बनाने की जरूरत ही नहीं है, पानी नहीं बरसा, क्यों बनाए नाली? दूसरा, शहरीकरण इतना ज़्यादा हो गया कि पानी, अगर शहरीकरण नहीं हो तो शहरीकरण क्या, डामर हो गई, मकान बन गए, पानी नीचे सोखने की कोई क्षमता ही नहीं है ज़मीन में। पेड़ पौधों के लिए मिट्टी आपने छोड़ी नहीं तो मिट्टी सोख लेती पानी को और नीचे चला जाता पानी ऐसे। तो हरित क्षेत्र नहीं है तो नमी सोखने के लिए कुछ है ही नहीं, है तो मतलब पेड़ पौधे नहीं है, तो पेड़ पौधे होते तो पेड़ पौधे मिट्टी में तो उगेंगे, रोड पे थोड़ी लगेंगे, तो पेड़ होते तो जगह होती है आसपास, पानी नीचे सीपेज हो जाता ऐसे। तो दुबई में 24 घंटे में इतना पानी बरसा कि वो अंतरिक्ष से दिखाई दिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, करीबन 112 किलोमीटर हाइट पे है वो अपने, भाई 100 किलोमीटर से ही अंतरिक्ष स्टार्ट होती, कार्बन लाइन पढ़ाई थी अगस्त वाली में ऐसे। तो करीबन 108 किलोमीटर एवरेज हाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। आप सोचो 35,000 किलोमीटर पे मर जाए सब ऐसे, ठीक है। तो अंतरिक्ष, अब अंतरिक्ष चालू का होता है, अगस्त वाले दर्पण में पढ़ा अपने कार्बन लाइन, कार्बन नहीं कार्बन 100 किलोमीटर ऊपर, ठीक है ऐसे।
स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है वहाँ ये स्टार्ट होता है अंतरिक्ष। समझ गए? तो बोल रहे ना मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ, तो पहले पता तो करो तुम कितनी हाइट पे जा रहे हो। पता तुम 20 किलोमीटर जाके आगे तुम अंतरिक्ष में नहीं गए। अंतरिक्ष में जाने के लिए 100 किलोमीटर से ऊपर जाओ तो माना जाएगा अंतरिक्ष में गए। ऐसे थोड़ी कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे था और मैं 3rd फ्लोर पे गया तो मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ, थोड़ी 100 किलोमीटर ऊपर था। परिभाषा हर चीज़ की टेक्निकल। तो ये था, ये है ना। तो क्या था, क्या देखा अपन ने इसके अंदर कि ये क्लाउड सीडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया। तो कहाँ हुआ? दुबई में। और फिर जैसे दुबई जैसे अपन देखते हैं तो बार बार मैं बताता नहीं हूँ, इधर लिखा हुआ है क्या? नहीं है। तो ये यूएई का हिस्सा है ना। यूएई अपन जैसे देखते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यूनाइट मतलब ये किसी के यूनियन से बना है ना। जैसे यूएसए है वो 50 स्टेट्स का यूनियन है। यूएसएसआर पहले सोवियत का था, सोवियत का मतलब गाँव को बोलते हैं सोवियत। ऐसे ही आज ये यूएई है तो यूनियन से बना है। किसके? अमीरात। अमीरात का मतलब होता है शहर। तो इसके अंदर ऐसे 7 शहर है यूएई के अंदर। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, तो 7 अरब देशों का ये समूह है, इसलिए यूनाइटेड। तो 7 अपन जैसे बोलते हैं, उसमें एक ये दुबई। सबसे पहले अपन देखते हैं आबू धाबी, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर। फिर आता है दुबई, क्षेत्रफल में कम है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन। इसके नीचे है शारजा क्रिकेट मैदान। तो आबू धाबी, दुबई, शारजा। फिर अपने इधर अपन जैसे जाएंगे तो ये आता है अपने आबू धाबी, दुबई, शारजा। फिर अपने ये अजमान, ठीक है ना, अजमान। फिर कुवैन और फिर रस अल खैमा और नीचे है फुरजा, है ना। ये अजमान है ना, इसकी है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर कुवैन है और फिर रसुल खैमा है। अजमान, कुवैन, रसुल खैमा और नीचे है फुरजा। फुरजा जो है ये इधर नीचे की तरफ है, ठीक है। अपन जैसे वो जो अरेबियन सी देखते हैं उस तरफ, ठीक है। और ये जो बाकी ऊपर है ये सारे ऊपर है पर्शियन गल्फ की तरफ। इस फुरजा को पर्शियन गल्फ टच नहीं करता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो कितने अमीरात? 7 अमीरात। आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैन, रसूल खैमा और फुरजा। सब क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो आबू धाबी। दुबई सर्वाधिक जनसंख्या और मोस्ट डेवलप्ड, जो अपन देखते हैं बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड्स, वो सब दुबई में ही। बारिश कहाँ हुई अभी? दुबई में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बंद किया? दुबई। ये दुबई है, दुबई। नीचे है शारजा क्रिकेट का मैदान, ठीक है। ऐसे इसका मैप देखो और मैप में देखो इसको यूएई को, और यूएई का अपन जैसे ये ऐसे यूँ दिखता है यूएई का मैप ऐसे यूँ। तो इसमें देखो आधे से ज़्यादा में है आबू धाबी, फिर ये दुबई, फिर शारजा, अजमान, कुवैन, फिर यहाँ चोटी पे है रसूल खैमा और नीचे है इधर फुरजा। और फिर इधर ही अपने इधर कतर है, मतलब कुवैत, बहरीन, कतर। कतर की राजधानी दोहा है, जो अपन देखते हैं वर्ल्ड WTO से जुड़ी हुई है। सम्मेलन हुआ था कतर, दोहा सम्मेलन। समझ गए? तो ऐसे इस मैप को तो जैसे देखा ही करो यार। मिल गया? देखना चलो। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो अपन न्यूज देखते हैं हेपेटाइटिस संक्रमित, है ना। हेपेटाइटिस संक्रमण की क्या बात है? तो देखो क्या है हेपेटाइटिस, इसमें बी और सी मैंने नहीं बताया क्या? हाँ ये हेपेटाइटिस बी, तो थोड़ा और देखना है। चलो हेपेटाइटिस बी 250 करोड़ विश्व के अंदर, हमारा 25 करोड़ विश्व में संक्रमित है। WHO की रिपोर्ट है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने देखा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सॉरी रोम क्या कीनिया, इन्वायरमेंट प्रोग्राम का वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कीनिया के अंदर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा था मौसम संबंधी, वो अपने जिनेवा के अंदर है। और ये जो मतलब वर्ल्ड फूड ये रोम के अंदर है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ये रोम के अंदर है, ठीक है ऐसे। और भोजन की बर्बादी वाला जैसे जो है तो ये इस इन्वायरमेंट का ये बर्बादी। तो अपन देख रहे थे कि वर्ल्ड WHO ने जारी करी है तो 83% मौतें जो है हेपेटाइटिस की वो हेपेटाइटिस बी से होती हैं, ठीक है। और 25 करोड़ इससे संक्रमित हैं और केवल 17% मौतें वो हेपेटाइटिस सी से होती हैं। तो इसका मतलब ये हेपेटाइटिस बी और सी अलग अलग हैं दोनों, है ना। और हेपेटाइटिस बी ज़्यादा जानलेवा है कंपेरेटिवली, ठीक। ये तो इसमें आप जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे पता करो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी। ऐसे ही है ना, सेम टू सेम डायबिटीज़ के अंदर है कि डायबिटीज़ जैसे अपन देखते हैं डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 है, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो किस श्रेणी की है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्या डायबिटीज़ 3। तो इसको पता करो, देखना आराम से ना, मुझे बताना फिर। 6000 लोग पर डे हेपेटाइटिस ग्रसित विश्व के अंदर,
सर्वाधिक क्या है, 28% चीन में, भारत दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश, इथोपिया, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, रसिया, नाइजीरिया। अब देखो, आप जैसे देखोगे ना तो इसमें ये सारे के सारे जैसे जो हैं ये देश, ये एक तरह से साउदर्न ग्लोब है, मतलब विकासशील देश हैं ये, ठीक है। चीन की नो डाउट गिनती नहीं होती हुई विकसित राष्ट्र में, एक हिस्सा है उसका जो विकसित राष्ट्र में गणना होती है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं सारी की सारी। तो मतलब कहने वाला डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है सर हेपेटाइटिस भी। तो ये अब जब आप बी.एड.सी में डिफरेंस पढ़ोगे ना तभी पता है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सावधानी से किया जाता है, रहन सहन का स्तर, खान पीन का स्तर, वो इससे रिलेटेड। और हेपेटाइटिस से कौन सा अंग संक्रमित होता है, ढूंढना, पता करना, हाँ लीवर ही है, ठीक है। तो उसमें जैसे देखो फिर लीवर क्या है, क्या सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, है ना। ऑर्गन सबसे बड़ी स्किन है, ठीक है, ऑर्गन सबसे बड़ी स्किन है, और ग्लैंड ग्रंथि जो अपन बोलते हैं वो लीवर है, ऐसे, ठीक है। तो इसके बारे में जानते, जैसे कोई भी अपन चीज़ पढ़े तो उसको एक बार सोचो प्रतियोगी की दृष्टि से। जैसे बोला कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, किस रंग का होता है, क्या वो हानिकारक ही होता है, क्या अच्छा भी होता है। तो LDL HDL दो होते हैं, LDL हानिकारक होता है, H से HDL, H से हेल्दी, लीवर में बनता है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, सिर्फ पानी में घुलता है। तो उसके बारे में जानो क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे इंसुलिन है, कहाँ बनती है, पेनक्रियाज, क्या ज़्यादा कम क्या होती है, चीनी कितनी प्रकार की होती है, फ्रूक्टोज सुक्रोज, ऐसे ऐसी हेपेटाइटिस जैसे आया। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया, अब उसके ऊपर सोचो ऐसे। अब यूँ ज़्यादा नहीं जाना है ना, कि सर मैं तो जाऊँगा लेबोरेटरी के अंदर पूरी, मोटा मोटा देख लो उसको, ऐसा थोड़ी नहीं है अपन ने MBBS करनी है बैठ के, क्या क्या करोगे फिर। अभी बांग्ला वो फूड वेस्टेज रिपोर्ट का सर मैं तो सर्वे करूँगा जाके, तो MBBS करना चालू किया तो बिन सर्वे में कहाँ आ गए। ऐसे अपन को ध्यान रखना है ना, क्योंकि क्या होता है ये छोटी छोटी चीज़ें ही बस नज़र में होती हैं एग्जामिनर के। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम क्या, जैसे मसाल होती है, ये मसाल, तो सबसे पहले मसाल जली, ये कैसे जली वो देखते हैं अपन। इस बार थोड़ा तरीका अलग था जलाने का। 100 दिन पूर्व प्रज्वलित की जाती है हमेशा ये, ओलंपिक स्टार्ट होने वाले उसके 100 दिन पूर्व, करीबन 3 महीने 10 दिन पहले। ग्रीस ओलंपिया में होती है ना, ग्रीस, यूनान, ठीक है, ये वहाँ पे ओलंपिया नाम का शहर है। वहाँ से खेल शुरू हुए 26 जुलाई होंगे, मतलब कि उस समय होने थे 26 जुलाई 2024 से, है ना। तो उसमें आप जैसे देख लो, जुलाई होता है अपने 7वां महीना, 3 महीने घटा दो पहले, तो मतलब 4थे महीने ही अप्रैल की बात है, ठीक है। फिर ये खेलों का जैसे जो ये अपन प्रज्वलन वगैरह देखते सारा ज्वाला का, मशाल का, तो ये हेलेनिक ओलंपिक समिति है। तो ये हेलेनिक जो है ना, ये इस यूनान का ही पुराना नाम है। ग्रीस, यूनान, हेलेनिक, ये सब यही है, ठीक है, यूनान, ठीक है, यूनान। तो अपन जैसे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था मेगास्थनीज, वो यहीं से आया था, यूनान से। यूनानी जो शासक था उसका दूत था, ठीक है। तो ऐसे ही फिर लिखी गई ये बात, चरक संहिता में लिखी कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर भारत इस हेलेनिक सभ्यता का ऋणी है ना। भारत ने जितनी भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो सारी यूनान से सीखी, इस हेलेनिक सभ्यता से, ठीक है। इसमें लिख लो एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, ठीक है। ये चरक संहिता में चीज़ लिखी हुई है कि भारत हेलेनिक यूनान का ऋणी है खगोल शास्त्र में, ठीक है। तो इनको नॉलेज थी अच्छी एस्ट्रोनॉमी की। ऐसे कल अपन ने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी USA के अंदर यूनिवर्सिटी में जैसे जा रहे थे, तो सॉरी उसमें टाइम्स पत्रिकाओं में महिलाएं आई थी, तो एक प्रिय नटराजन आई थी, प्रियवदा नटराजन, तो मैंने बताया था कभी हंसाया कभी रुलाया, एस्ट्रोनॉमी की प्रोफेसर थी। वही दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट लंदन, किसका था वो गगन, वो दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट लंदन में, नूरजहां, असमक बेग, जहांगीर, अनारकली, असमा खां, दिनेश ने पढ़ा है, वेरी गुड। भूल गए असमा खां, तो फिर ये रिवीजन क्या करना इसका, ठीक है। आपने खुद ही देखा था सर, दार्जिलिंग देखो ये मिल गया मेरे को, वेस्ट बंगाल, तीस्ता नदी के पश्चिम में। चलो आ जाओ, तो अपन थे कहाँ, हेलेनिक, ठीक है। तो ये समिति जलाती है, और कैसे देखो, सूर्य किरणों के द्वारा जलाया गया, हमेशा सूर्य किरणों से जलाते हैं इसको, ठीक है ना, सूर्य किरणों से ही, मतलब सूर्य की जैसे किरणें आई, फिर उनको लेंस के माध्यम से उसको कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस से, सॉरी कॉन्वेक्स है ना, उत्तल लेंस से, ठीक है ना। ये मतलब ये इस तरह का होता है ये लेंस, ये ऐसे गोलाकार ऐसे, तो ये क्या है, ये फोकस करता है किरणों को एक जगह ऐसे,
तो कॉन्वेक्स लेंस है उत्तर। हम बिल्कुल मतलब बस सूर्य से होना चाहिए और सूर्य की किरणों से जलती है ये। ठीक है, तो इस बार क्या था, बादल नहीं, बादल थे तो बादल के कारण सूर्य किरणें नहीं आई, मतलब इतनी नहीं आई कि जिससे कि ये जल सके, तो वैकल्पिक तरीके से जलाई गई। क्या कि जैसे एक ये परावलिक दर्पण, ये वही है कॉन्वेक्स मिरर, इस पर मतलब दर्पण पर पकड़ी गई सूर्य किरणों के द्वारा, तो हमेशा तो क्या है जैसे भाई नेचुरल लाइट से जैसे जल जाती, तो इस बार लेकिन ये फोकस किया गया, जैसे नहीं होता जैसे अपन कागज जलाते हैं कई बार भी फोकस करके यूँ ऐसे, ये वो ऐसे जलाई गई। ठीक है ना, 2024 में, अपने 2024 बाद है। फिर प्रज्वलन किसने किया, तो पहले तो प्रज्वलन में देख लो, उज्ज्वल की तरह दोनों आधे आते हैं, सज्जन प्रज्वलन सन्यासी, ऐसे सन्यासी में दोनों ने आधे। तो प्रज्वलन किसने किया, मेरी मीना, ये ग्रीक अभिनेत्री, हेलेनिक अभिनेत्री, इनके द्वारा। जैसे आलिया भट्ट देखा था अपन ने, गुची, साक्षी मलिक, ऐसी ये ग्रीक, वो तो चलो पहलवान है, लेकिन यहाँ मेरी मीना ग्रीक अभिनेत्री। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो उसके हेड हैं ये थॉमस बक, जिन्होंने कराई फिर, और फिर यहीं से मसाल यात्रा शुरू हो जाती है। फिर 100 दिनों तक वो मसाल यात्रा कितने दिन चलेगी आप मुझे बताओ, 100 दिन तक चलेगी, क्योंकि भाई 100 दिन पहले चली ना, फिर 100 दिन वो पूरे विश्व में घूमती है, और फिर वो लास्ट के अंदर जहाँ ओलंपिक होने होते हैं वहाँ वो। इस बार ओलंपिक कहाँ हुए थे, पेरिस, सीन नदी किनारे। ठीक है, तो ऐसे ही अपना इंटरनेशनल था जो अपन ने जैसे देखा, तो इसके अंदर अपन ने मोटी मोटी चीज़ें क्या देखी, कर लेते हैं एक बार रिवीजन। यूएसए ने वीटो लगाया, ठीक है, कि फिलिस्तीन को नहीं मिलना चाहिए पूर्ण राष्ट्र का दर्जा। और जैसे फिलिस्तीन का जैसे अपन देखो, कल मैंने आपको बताया था कि भारत ने तो 1974 के अंदर ये PLO जैसे होता था उसको मान्यता दे दी थी, और पहला देश था PLO, वो यासर अराफात बताया था मैंने अगस्त में। फिर 1988 के अंदर देश का दर्जा दे दिया था भारत ने फिलिस्तीन को। फिर अपन देखा 1996 के अंदर गाजा के अंदर भारत ने अपना मुख्यालय खोल लिया था, ऑफिस मतलब एम्बेसी खोली। फिर 2003 के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया था रामल्ला के अंदर, अगर सॉरी दर्पण में ऐसा बताया था। फिर इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपन ने जैसे देखा, सीरिया को लेके, सीरिया पे हमला किया, पहले इसराइल ने, सीरिया पे नहीं था वो, सीरिया में जो वाणिज्य दूतावास था ईरान का, उस पर फिर ईरान इन्वॉल्व हो गया और 13 अप्रैल को जवाब दिया। फिर ये जो इजराइल के झंडे वाला शिप था वो रोक लिया, फिर भारतीय को छुड़ाया। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो संगठक 54 हैं उनमें से कुछ में भारत का बढ़ता दबदबा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत आया, महिला, बाल विकास, जनसंख्या और अपने नारकोटिक्स और फूड, ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अभी मैंने बताया था वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हेडक्वार्टर, रोम। इन्वायरमेंट नहीं, फूड का, इन्वायरमेंट का तो केनिया में है। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का है रोम। ठीक है, नारकोटिक्स ये जगदीश पावंडिया ही है ना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 5 साल वापस है, तो ये सब मदद करेंगे कैसे भारत को मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, ये बढ़ता दबदबा UN सिक्योरिटी काउंसिल में। सबसे गर्म वर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, PIL प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब 1850 से लेके 1900 के तापमान से -1.5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं है, सेल्सियस है। ठीक है ना, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने होते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है तो 9/5 C + 32 फार्मूला है। ठीक है, ये PIL आई गया आपने, इसमें इसका अवधि याद रखो 1850। देखो अभी 7 साल बचे 1857 के विद्रोह के अंदर, फिर पूरा मॉडर्न इंडिया पड़ा, आगे आएंगे। अब तो ब्रिटिशर सारा है, गांधी जी तो आएंगे अभी तो गांधी जी का जन्म ही नहीं हुआ, 16 साल बाद जन्म, 1869 का जन्म है गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1869 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे 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 याद रहेगा ये सारे। अब देखो मतलब मेरे को गांधी जी का जन्म कैसे याद है, 1869 के अंदर ही स्वेज नहर बन के तैयार हुई थी, तो मेरे को यूँ याद है कि गांधी जी का जन्म हुआ है स्वेज नहर के अंदर, हुआ तो पोरबंदर के अंदर है वो, लेकिन वो ऐसे तो हमने लिंक करके रखा ना कि उधर स्वेज नहर चालू हो रही है, उधर ही देख लो आप बोले स्वेज नहर कब चालू हुई, देखो एक बार गूगल में 1869, और गांधी जी का जन्म देखो कब, 1869। है ना, ऐसी चीज़ों को जैसे लिंक रखोगे तो अच्छी याद रहती है। ठीक है, ये आ गया। फिर विश्व भोजन बर्बादी इंडेक्स देखा, वह UN एनवायरमेंट प्रोग्राम कीनिया नैरोबी वो जारी करता रिपोर्ट। ठीक है, और भारत में क्या 55 किलो प्रति व्यक्ति ये वेस्टेज है।
30 मार्च क्या है ये, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर जीरो वेस्टेज, 30 मार्च। ठीक है, और प्रति व्यक्ति वाला अपन ने जैसे देखा है सारा चीज़ है। सबसे कम देखो भूटान के अंदर है, छोटा सा देश है लेकिन क्या सीख देता है देखो आप। वो बोलते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये वो चीज़ है वो। अंगारा, अपन ने अंगारा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बहाने अपने रूस की नदियाँ देखी, ओब देखी, ऑयल देखी, फिर ओब, इटिस और ये अपने लीना, फिर इटिस की सहायक नदी के रूप में अंगारा देखी, करा सागर देखा, बाल्टिक सागर देखा, करा, बोथनिया खाड़ी, बाल्टिक, नॉर्दर्न सी, ये सब देखे, अजोब सागर देखा, ब्लैक सी देखा, मेडिटेरियन सी देखा, यूँ व्लादिवोस्टोक देखा सुदूर पूर्व के अंदर जापान की तरफ। फिर दुबई में बारिश हुई, बारिश में लेकिन अपन ने दो चीज़ें मोस्ट देखी, एक तो अपन ने देखा क्लाउड सीडिंग, SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, S से SI, SCPC सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और फिर जो चीज़ देखी अपन ने खास बात इसमें, और एक चीज़ और देखी थी, हाँ UAE 7 अमीरात देखे, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रसूल खेमा, अजमान, कुवैत, रसूल खेमा और नीचे फुरजा। ठीक है, तो आबू धाबी, दुबई, शारजा तो याद है। फिर अजमान जैसे जो है तो अजमल खां थे अपने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, अजमल खां, तो अजमान, कुवैत और रसूल खेमा। सबसे ऊपर है रसूल खेमा, RAK लिखा हुआ उसके अंदर, तो राकेश से याद रह जाएगा RAK, रसूल खेमा। ठीक है ना, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इन सब में सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ कौन सा है, वो UAE है ना, 7 है इसके अंदर, इन सब में लास्ट में कौन सा जुड़ा हुआ मुझे आप देख के बताना। वो IAS में क्वेश्चन था, उसमें यूँ था कि भाई स्टेटमेंट थे कि 7 हैं, ठीक है, और इनमें से सबसे लास्ट में ये जुड़ा हुआ है, ये। ठीक है, तो ये अपन को याद रह जाएगा। फिर हेपेटाइटिस B एंड C, एक बार देखना क्या होता है। और भारत देखो दूसरे नंबर पे है। तो अभी कल अपन ने देखो जुलाई के अंदर न्यूज़ पढ़ी थी कि BCG की जो वैक्सीन है ना, वो एडल्ट्स में भी लगेगी, एडल्ट्स और वृद्धजनों के अंदर। तो ये एडल्ट वैक्सीनेशन का हिस्सा है ये। ठीक है ना, तो हेपेटाइटिस जैसे आपने कोविड का सबको लगा, तो कोविड देखो हुआ कि नहीं हुआ एडल्ट वैक्सीनेशन। तो भारत में यूँ सोचा था कि यार टीके तो बच्चों को लगते हैं, बड़ों को थोड़ी लगेंगे। तो अभी बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगेगी, बच्चों में लगती है। B एंड C। ओलंपिक फ्लेम देखा अपन ने, हेलेनिक सभ्यता देखी, इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो 100 दिन पहले। और ओलंपिक कब से चालू हुए, 26 जुलाई 2024 पेरिस लिख लेना इसमें। हेलेनिक है सभ्यता, ज्योतिष मैंने बताई, ऐसे करके था, अभिनेत्री था उसको की कोई खास नहीं। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं अपने इकोनॉमिक जून का, ये हो गया है ना। फिर इसका जैसे रिवीजन रखो और कंपेटिव एक साथ पढ़ते रहो। देखो एक साथ मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे अपन ने ये जून का देखा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके अंतर्राष्ट्रीय एक साथ देखो, इनके राष्ट्रीय एक साथ देखो, इनका आर्थिक एक साथ देखो, तो उसमें आपको फ्लो पकड़ में आएगा। ऐसे मत करो कि पहले मैं जून का पूरा देखूंगा, वो तो पढ़ाने के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन रिवीजन उनको एक साथ करो, तो उसमें आपको वो पैटर्न पकड़ में आएगा एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं अपन आर्थिक जून का। ओके।